क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी की सहायता से हम वो मिडिलमैन का प्रॉफिट हटा के किसान का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? जब आप तंत्रज्ञान को इस्तेमाल करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है ये जानना कि तंत्रज्ञान कैसे काम करता है। हमारा ये जानना है, मानना है कि जितना हम तंत्रज्ञान को सरल और जितना हम एक्सेसिबल, जैसे हम कहते हैं कि आपके घर तक तंत्रज्ञान आना चाहिए और आपने उसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहिए, वो हमारा टोटल इसके ऊपर से उद्देश्य रहा है अभी तक। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक तिजोरी की तरह है। तिजोरी में आप जो चाहे वो रख सकते हैं। तिजोरी में आप एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन रख दें, तिजोरी में आप फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन रख दें, आप इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट रख दें, आप कोई रिसर्च डेटा रख दें। 100 रुपए अगर मैं कस्टमर दे रहा हूँ, किसान तक केवल 3 से 4 रुपए है, बाकी कहाँ जा रहा है? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसका फायदा बलवान व्यापारी होते हैं, वो उठाते हैं। इसको एक टर्म भी है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस चीज का सिर्फ फायदा उठाऊंगा। ये सारी तंत्रज्ञान का बात करें तो हम ये संभाषण करने के लिए एलिजिबल क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि ब्लॉकचेन ने इनोवेशन बहुत बड़ा किया, एआई ने किया, नहीं। एक चीज हर कोई भूल जाता है कि भारत में सबसे बड़ी जो पावर है वो है स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन। स्मार्टफोन ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में एक तो है। तो जैसे ही स्मार्टफोन एक फैमिली में चला गया, सडनली ये जितना भी दुनिया में इनोवेशन हो, हम ब्लॉकचेन का कर लें, एआई का कर लें, IoT में कर लें, एग्रोनॉमी में कर लें, वेदर सेंसस में कर लें, ये सारा इनोवेशन आने के लिए जो प्लेटफॉर्म जरूरी है वो तो 15 साल से है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। दोस्तों, जैसे कि हमने कुछ प्रीवियस एपिसोड्स में देखा, पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से भाग रही है। आज के एपिसोड में हमने फिर से प्रयास किया है समझने में कि कैसे टेक्नोलॉजी, AI, IoT और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके हम किसानों का मदद कर सकते हैं, हमारे भारत के एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को सुधार सकते हैं, जो आज के डेट में भारत के कृषि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर गौरव जी, जो कि ब्लॉकचेन में काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी रिकग्नाइज़ किया था इनके काम के लिए, और आज के डेट में ये भारत के दिग्गज लोगों के साथ काम कर चुके हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहायता कर कर इनका प्रयास है कि किसानों को अपने प्रोड्यूस के लिए बेहतर भाव मिले। आज का एपिसोड टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि एज अ किसान और एज मेरे व्यूअर आप कुछ नया सीखें। तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप समझेंगे एक ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी का सहायता करके हमारे भारत में सप्लाई चेन को हम बेहतर कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी कैसे आपको एज ए किसान लाभ मिल सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके इस छोटे से हेल्प से हमारा वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर गौरव ऑन एग्री टॉक। गौरव सर, नमस्ते एंड वेलकम टू एग्री टॉक। थैंक यू आपके टाइम के लिए। काफ़ी टाइम हमने पॉडकास्ट के पहले स्पेंड किया, एंड मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं आप। सो कैसा चल रहा है? हाउ आर थिंग्स? सबसे पहली बात, थैंक यू अभिनव, एंड ऑल्सो थैंक यू टू राजीव सर एज वेल फॉर वंडरफुल कॉन्वर्जेशन एंड दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ये सब बात करने के लिए। क्योंकि मैं पॉडकास्ट आपको फॉलो कर रहा हूँ, एंड मिथिलेश देसाई जी जो है, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, जो आए थे, एंड इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल जो आप कर रहे हैं ये। तो मेरा लक है कि मैं आपका यहाँ पे आया हूँ, एंड थैंक यू फॉर दैट। नहीं तो जैसे लक मेरा भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत ही आज के डेट में ऑनलाइन लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। एंड साथ ही साथ हमारी जो ऑडियंस हैं, मेजरली किसान हैं, एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आज उनको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा, ब्लॉकचेन जो एक बहुत ही सुनने में बहुत ही डरावना शब्द लगता है, उनके बारे में थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले सर गौरव भाई, आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए। आपका एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन है? आपने क्या किया है पिछले 5-10 सालों में? मैं एजुकेशन से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, फिर मैंने MBA किया है, और तकरीबन 6 सालों से, 2019 से हम एग्रीकल्चर में काफ़ी डीपली सॉल्यूशंस बना रहे हैं। हमारा हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जितना हम एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को डिजिटल कर पाए, और ये डिजिटल में ब्लॉकचेन का क्या काम है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, पर ये डिजिटल करने से जो कि संधि है, जो कि एक किसान को मिलनी चाहिए और जो सिर्फ डिजिटल होने से ही मिल सकती है, तो वहाँ पे किसी तरीके का ब्लॉकेज ना हो। जैसे कि कोई चीज़ बहुत सॉफ्टवेयर महंगा हो गया, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसे कुछ ब्लॉकेज ना हो। ये इसमें हमारा काफ़ी 6 सालों से काम चल रहा है। आई थिंक आज के डेट में जो मेजर चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन हम बात करते हैं, सब लोग
कहते हैं कि हमारे देश का सप्लाई चेन बहुत बिखरा हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो किसान उगाता है उसको वो प्रॉफिट मिलता नहीं है, मिडिल मैन आके वो प्रॉफिट खा जाता है। ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करने से पहले, क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी की सहायता से हम वो मिडिल मैन का प्रॉफिट हटा के किसान का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? अगर आप मुझे पूछेंगे, जो मेरा तजुर्बा रहा है काम का पिछले 6 साल काम करते हुए, काफ़ी बड़े फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के साथ काम किया है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो ये पक्के से पॉसिबल है। और सिर्फ इतना नहीं, तंत्रज्ञान का उपयोग हम इतने अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं कि वो एक किसी तरीके का ब्लॉकर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं खुद एक चीज़ मानता हूँ कि जब आप तंत्रज्ञान को इस्तेमाल करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है ये जानना कि तंत्रज्ञान कैसे काम करता है। अभी उदाहरण के तौर पे अगर मैं कार चला के यहाँ तक आया, तो क्या मुझे ये जानना ज़रूरी है कि इंजन कैसे काम करता है? नहीं, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि कार कैसे चलानी है, जो कि वो पूरे कार के टेक्नोलॉजी का हार्डली 1% नॉलेज होगा, पर वो 1% में मेरा तो 100% काम हो रहा है। Correct. तो हमारा ये जानना है, मानना है कि जितना हम तंत्रज्ञान को सरल और जितना हम एक्सेसिबल, जैसे हम कहते हैं कि आपके घर तक तंत्रज्ञान आना चाहिए और आपने उसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहिए, वो हमारा टोटल इसके ऊपर से उद्देश्य रहा है अभी तक। मैं Yes. पिछले कुछ हफ्ते पहले दीपक पारिक सर एक हैं, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था। उन्होंने ये बताया कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होता है वो होता है जो इनविजिबल होता है, जो दिखता ही नहीं है। Yes. तो मेरे हिसाब से आज के डेट में किसान टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी है, एज लॉन्ग एज उनका वो हेल्प हो, राइट? एग्जैक्टली। सो ब्लॉकचेन एक प्रकार का ऐसा टेक्नोलॉजी है। हाँ। मैं कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि बेसिक से। आप ऑलमोस्ट 5-10 साल काम किए हैं, हाँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको ऑनर किया है, आप उनसे मिले हैं फॉर योर वर्क, काफ़ी बड़े दिग्गज लोग के साथ आप काम करते हैं, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लॉकचेन का भी। हाँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं सर गौरव भाई, ब्लॉकचेन क्या होता है, हाँ। एंड आपका ब्लॉकचेन में अभी तक क्या काम रहा है? हाँ, तो ब्लॉकचेन मेरी ज़िंदगी में 2017 में आया, जब मैं छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम कर रहा था। और सरकार में एग्रीकल्चर भी तो एक डिपार्टमेंट ही है। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में पीडीएस स्कीम है, जिसमें राशन आता है, धान का प्रोक्योरमेंट होता है, या फिर सीड्स का प्रोक्योरमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो तब मैंने एक गवर्नमेंट के साइड से चीज़ों को देखा और समझा। और जो भारत का पहला ब्लॉकचेन के ऊपर हैकाथॉन, या जिसका क्या कंपटीशन कह सकते हैं, सरकार द्वारा जो किया गया था, वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसका मैं वन ऑफ द भाग था। और ये करने का पर्पस क्या था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस। तो ब्लॉकचेन ये शब्द से हमको ज़्यादा डरना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि डराने वाले लोग आते क्यों हैं। तो अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई सब्जेक्ट में कोई पंडित है, तो अगर मैं बोलूँगा, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक, मैं मानता हूँ कि आप इतना विषय को इतना जटिल करके बताओ कि सामने वाले को लगे कि अरे ये आदमी कितना विद्वान है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या बात कर रहा है। पर दूसरा जो तरीका रहता है कि आप सामने वाले को अगर ये महसूस करा दो कि नहीं, आप भी तो इंटेलिजेंट ही हो, क्योंकि मैं जो भी है वो सरल भाषा में अगर कह दे, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ तो ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ब्लॉकचेन एक तरीका है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, कोई भी डेटाबेस, कैसा भी इंफॉर्मेशन, कैसा भी, किसान का इंफॉर्मेशन, किसी का भी, कैसा भी। तो ऐसे समझ लीजिए, ब्लॉकचेन एक तिजोरी की तरह है। तिजोरी में आप जो चाहे वो रख सकते हैं। तिजोरी में आप एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन रख दें, तिजोरी में आप फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन रख दें, आप इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट रख दें, आप कोई रिसर्च डेटा रख दें। ब्लॉकचेन का काम तिजोरी के अंदर क्या रखा है उस पर नहीं है। ब्लॉकचेन का काम तो तिजोरी जैसा है। तो इसमें क्रिएटिविटी जो हमको यूज़ करनी है वो ये है कि इसको हम एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज़ कर पाए। सही में यस। किसान को कैसे हम ब्लॉकचेन का यूज़ करके हाँ। उनका मदद कैसे कर सकें। जैसे मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशंस और अपने प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे आपने विश्वास या ट्रस्ट का बात किया, आज की डेट में मैं ऑर्गेनिक खाना भी खा रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो ऑर्गेनिक है। आप शायद सर्टिफिकेट डाल लो, जब तक आप ब्रांड या जो कंपनी बनाया जिसने उनका भरोसा नहीं करो, आपको विश्वास नहीं आएगा। दूसरी चीज़ की जो हम सप्लाई चेन में बोलते हैं, वो लीकेज बहुत है। किसान बीच में कहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जा रहा है, कहीं कोई मिडिल मैन आके पैसा कमा ले रहा है। तो अभी क्या भारत में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में? हाँ, डेफिनेटली मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूँ आपको। तो जब भी हम अगर मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पुरंदर के फिग्स हो गए, या फिर सह्याद्री फार्म्स जिनके साथ हमने काफ़ी क्लोजली काम किया है, या फिर अन्य फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, तो इसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप सिंपल सा। हाँ, सिंपल सा है। आप कस्टमर के एंगल से देखता हूँ, लेकिन मैं आपको, तो आप एक कस्टमर हो जो देखते हैं आप अमेरिका में बैठे हो और आपको इंडिया का आम खाना है। तो इंडिया का अगर आम खाना है तो उसको बहुत सारी चीज़ों से जाना पड़ता है। सबसे पहली बात, उसको
न्यूक्लियर इरेडिएशन करना पड़ेगा, वो हुआ है कि नहीं उसकी जानकारी चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आप अल्फांसो हो तो वो अल्फांसो का जियो लोकेशन सही में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। आप तो बैठे हो अमेरिका में, आपने तो इंडिया में देखा है नहीं कि आया कहाँ से। तो समझो मैंने अगर उसके ऊपर एक QR कोड दे दिया, एक दे दिया बिना ब्लॉकचेन का और एक दे दिया ब्लॉकचेन का। अब मैं इसका एक एग्जांपल से पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो आपके पास मैंगो आया बॉक्स, आपने वो QR कोड स्कैन किया। अभी एक जो फ्रॉड तरीके से हम कह सकते हैं, QR कोड क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो बस इन्फॉर्मेशन देकर दिखाने का तरीका है। पर वो जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक वेबसाइट के जैसे रहती है। वो आम अगर हार्वेस्ट हुआ होगा समझो 3 महीने पहले, लेकिन मैं 2 घंटे पहले वेबसाइट पे कुछ भी बना दूंगा और वो QR कोड से लिंक कर दूंगा और आपको दिख जाएगा। लेकिन ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जिधर जिधर ऑपरेशन या एक्टिविटी हो रही है, हार्वेस्ट हो गया तो उसका आपने जियो लोकेशन ब्लॉकचेन पे डाल दिया। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें कि एक बार इंफॉर्मेशन चली गई तो उसको मैं खुद एज अ डेवलपर उसको बदल नहीं सकता, या फिर कोई हैकर है तो उसमें वो कुछ फेरबदली नहीं कर सकता। तो उसमें इसको कहते हैं टाइम स्टैंपिंग, कि ये इस समय पे ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ली गई थी, ये उसके ऊपर एक ठप्पा पड़ जाता है और इसको गणित के माध्यम से लॉक किया जाता है। इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति और संस्था के ऊपर डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं है, ये पूरा व्यक्ति पे ऊपर है। कि अगर मुझे मैंगो एक्सपोर्ट करने हैं यूएसए को, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नॉर्म के हिसाब से मुझे उसको इस एनर्जी के रेडिएशन से, तो जैसे मैं अगर मेरी हड्डी टूट गई तो मैं एक्सरे के लिए जाता हूँ, तो वैसे ही गैमा रेडिएशन होता है। तो गैमा रेडिएशन जब कोई फूड के आसपास आर पार जाता है तो उसमें के जो पैथोजेंस है उसको वो मार देता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और अगर फूड का स्प्राउटिंग होने वाला है, स्प्राउटिंग से भी फूड हार्वेस्ट लॉस में चला जाता है, तो उससे वो बच जाता है। और काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मनों में कि ये शायद सेफ नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स को, स्पेशली मैंगोज को अगर रेडिएट नहीं करोगे तो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते। तो वो सबसे पहली बात। तो वापस से उदाहरण के ऊपर आते हैं, अगर मैंने उसका इरेडिएशन किया तो उसका प्रूफ मैं वापस स्टोर करूँगा कि हाँ ये 15 अप्रैल को यहाँ पे लेट्स से A to Z फैसिलिटी में इसको इरेडिएशन किया गया था, उसका मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा। फिर वो एक्सपोर्ट कब हुआ, अगर मैं बोलूँगा कि ये हार्वेस्ट है तो वो सही में फ्रेश है क्या, तो मुझे डेट से तो उधर ही पता चल रहा है क्योंकि ये सारा ब्लॉकचेन पे है। और ये हार्वेस्ट हुआ, शिपिंग हो गई। ब्लॉकचेन में हम ये भी डाल सकते हैं कि अगर मेरी कोल्ड चेन है तो ये पूरा जर्नी में उसका कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन था कि नहीं, ये भी में मेंटेन हो सकता है। तो एज अ कस्टमर आपके पास 2 QR कोड है। एक QR कोड है जो बता रहा है कि जो वेबसाइट में है उसमें आप विश्वास रख लो। दूसरा QR कोड है जो आपको वेबसाइट के साथ साथ ब्लॉकचेन भी दिखाता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हो 5-6 इन्फॉर्मेशन रहेंगी, उसमें आप ये देख पाओगे ये इन्फॉर्मेशन की एंट्री कब हुई थी, दूसरी इन्फॉर्मेशन की एंट्री कब हुई थी। और ये जो डेटाबेस रहता है वो हमारी आपकी किसी एक के मालिकी का नहीं है, किसी एक के उसकी ओनरशिप नहीं है। ये कॉमन ग्लोबल शेयर डेटाबेस है जिसमें हम ये डालते हैं, इसकी पब्लिक डेटाबेस जिसे कहते हैं। तो अगर मुझे कुछ एडिट करना रहा तो मुझे वो पब्लिक डेटाबेस में एडिट करने का टेक्नोलॉजी चाहिए, जो संभव ही नहीं है। किसके पास है वो किसी के पास भी नहीं है, बिकॉज वो ब्लॉकचेन में एक ही खासियत है, वो ब्लॉकचेन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कोडिंग करने में जटिल है ये है, लेकिन फिर भी ब्लॉकचेन क्यों कर रहे हैं हम डेटाबेस में, एक ही तरीका है, एक ही उसका कारण है, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन का प्रूफ मेंटेन रहता है कि इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ। सर मैं चाहता हूँ एक स्टेप बाय स्टेप किसान के रूप से उदाहरण ले। मानिए मैं किसान हूँ या फिर कोई किसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं क्या उगाता हूँ, मैं उगाता हूँ अनार उगाता हूँ मैं अच्छा खासा। अब मुझे अनार में ऑर्गेनिक खेती करनी है और ऑर्गेनिक खेती करनी है, मेरा उद्देश्य ये है कि मिडिलमैन को मैं हटा दूँ और सीधा हिमांशु जैसा या आपके जैसा किसी कस्टमर को बेचूं ताकि मुझे बेहतर प्राइस मिल जाए। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, क्योंकि मेरा एक और थॉट आ रहा है, ब्लॉकचेन में आप बोले एक बार जो आप डाल दिए कुछ उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैं तो कुछ भी डाल सकता हूँ। तो थोड़ा एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे एक छोटे किसान को करना है तो वो कैसे होगा? तो फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ 3 तंत्रज्ञानों का, फिर मैं अनार के ऊपर आऊँगा कि 3 तंत्रज्ञान आपस में मिलकर किस तरीके से काम करते हैं। वो एक शरीर के तैसे काम करते हैं। उन तीनों तंत्रज्ञानों का नाम है, अब तो एक का तो नाम हर कोई सुन ही रहा है, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और तीसरा है IoT सेंसर्स, मतलब हीट सेंसर हो गया, कोल्ड सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर, सॉइल सेंसर, वेट सेंसर्स, ये सारे सेंसर्स। तो ये 3 तंत्रज्ञान मिला के फ्यूचर की सप्लाई चेन किस तरीके से बन रही है, और बहुत सारे विकसित देशों में तो बन भी गई है, किस तरीके से काम कर रही है। तो एक ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेंसेस होते हैं,
मैं जो देखना, सुनना, टेस्ट करना, महसूस करना, ये मेरे सेंसेस हो गए। तो ये सेंसेस का काम कौन करेगा? सेंसर करेगा। तो एक बार इन्फॉर्मेशन आ गई, पर अगर मैं इन्फॉर्मेशन मेरे मेमोरी में जा रही है और लेकिन मेरी मेमोरी अगर फॉल्टी है, अगर मैं चीज़ें भूल जाता हूँ या फिर मैं गलत चीज़ याद रखता हूँ, तो उसका कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मैनुअल एंट्री से जितना कम हो सके उतना कम लेनी है और सेंसर से डायरेक्ट लेनी है और सीधा ब्लॉकचेन में डालनी है, मतलब बीच में मैनुअल इंटरवेंशन नहीं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट अच्छे तरीके से करना। सिंपल सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो मैनुअल एंट्री हो ही नहीं रहा है, हाँ, कोई प्रकार का सेंसर या कुछ उसमें एंट्री दे रहा है हाँ। ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। हाँ, मैं जो चित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये एक आइडियल सप्लाई चेन का है, लेकिन हम 0 to 100 डायरेक्टली नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो कभी ऐसा भी होगा कि मैनुअल एंट्री बहुत जगह पे होगी, कुछ जगह पे ऐसा होगा कि एक सॉफ्टवेयर है जो ब्लॉकचेन पे आधारित नहीं है, पर मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ इसमें। तो अगेन मैं वो शरीर के उदाहरण पे आता हूँ। तो मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली और फिर मेरे मेमोरी में उसको अच्छे से स्टोर किया। अगर इसके ऊपर मैं मेरी अकल लगाऊंगा तो फिर मुझे राइट इनपुट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्सिंग एकदम करेक्टली हुआ है, उसका स्टोरेज एकदम परमानेंटली मेंटेन्ड है और इसके ऊपर जब मैं कोई एनालिटिक्स करता हूँ तो तब जो उसके इनपुट आएंगे और या फिर उसके जो इंसाइट मिलेंगे मुझे, वो सबसे क्वालिटी वाले रहेंगे। और वो एनालिटिक्स मतलब एआई। तो आईओटी इन्फॉर्मेशन लेगा, ब्लॉकचेन इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा और इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो काम करना है वो एआई करेगा। ये है हमारा एक आदर्श सप्लाई चेन का चित्र। अभी आपके मैं अनार वाले उदाहरण पे आता हूँ। तो एक एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन खास कर से अलग अलग तरीके से आपको मदद कर सकता है। पहली बात आपके ऑर्गेनिक क्लेम के ऊपर आते हैं। तो ऑर्गेनिक सबसे बड़ा फॉल्ट वही है सर। आज हाँ। सॉरी टू कट यू ऑफ, कि आज सब बहुत सारे लोग नाम का ऑर्गेनिक बेचते हैं। यस, किसान भी पछताता है, किसान को लगता है वो ऑर्गेनिक बेच नहीं सकता है। कंज्यूमर होने के नाम मैं भी डरता हूँ कि क्या मैं सही में ऑर्गेनिक खा रहा हूँ। सॉरी सर, हाँ वापस आते हैं। यस, ये सही बात है, क्योंकि मुझे तो बस भरोसा रखना रहता है कि आप बोल रहे हो तो आपके शब्द के ऊपर भरोसा रखना है। पर अगर मैं इधर तक फिर यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिविटी भी लाना पड़ता है कि ब्लॉकचेन में मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें कस्टमर को दिखाना ज़रूरी है जिससे कि ये विश्वास आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने ब्लॉकचेन में मेरे खेत का पूरा जियो लोकेशन अगर डाल दिया और मैंने कस्टमर को बोल दिया कि ये मेरा जियो लोकेशन है, आपको कभी भी मन चाहे आपको घूमना है, मुझसे मिलना है तो आप लोकेशन पे आ जाइए। अगर मैंने कोई लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है जिससे मैंने प्रूव किया है कि इसमें देयर आर नो रेसिड्यूज, वो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट अगर कोई रेप्यूटेड कंपनी का है तो उसका मैं डायरेक्टली ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन करूंगा तो और मेरी विश्वासार्हता बढ़ जाएगी। नहीं तो कोई भी पीडीएफ बना के कोई भी डाल सकता है। उसमें क्या अंतर है सर? मतलब जो पीडीएफ के साथ करेगा वो ब्लॉकचेन में डालेगा? हाँ, तो अगर मैं पीडीएफ तो आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, मैं लिख दूंगा दिस इज 100% ऑर्गेनिक। पर अगर कोई संस्था है जो अपना, उनके पास भी तो डिवाइसेस ही है लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के, अगर कोई एक एनालिटिकल डिवाइस है उसी को मैं आईओटी का सेंसर डाल के वहाँ का इन्फॉर्मेशन सीधा विदाउट मैनुअल इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे डाल सकता हूँ। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन वहाँ, तो प्रॉब्लम यह है कि मुझे बीच में किधर भी मिसिंग गैप नहीं रखना है और ये धीरे धीरे गैप कम करते जाना है। मतलब कि प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ पे मैनुअल एंट्री आ गई। मैनुअल एंट्री के ऊपर आप निर्भर हो गए कि वहाँ पे आपने एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया चोरों को आने के लिए, एक एक करके दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। और उसको अलग अलग तरीके, कहाँ पे आप आईओटी सेंसर यूज़ करोगे, कहाँ पे आप सीधा डिवाइस के साथ इंटीग्रेशन कर दोगे जो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे आप सीधा जो कोल्ड सप्लाई चेन है उसके टेम्परेचर सेंसर के साथ ये कर दोगे टेस्टिंग इंटीग्रेशन। तो इसका धीरे धीरे करके वहाँ पे जाता है। लेकिन अभी ये तो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रूव करने के लिए हुआ। यहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, संभाव्य इस्तेमाल खत्म नहीं होता है। समझो आपका अनार आया ही नहीं क्योंकि भारी मात्रा में बारिश हो गई, या फिर चलो बारिश ही नहीं आई, पूरा ड्रॉट हो गया या फिर फ्लड आ गया, तो आप जाओगे इंश्योरेंस के लिए। तो थोड़ा सा मैं ब्लॉकचेन का इंश्योरेंस के ऊपर एक डिटेल में बात करता हूँ अभी। सर उससे पहले ये समझा सकते हैं, बहुत सारे लोग को वो क्लैरिटी नहीं मालूम है क्रॉप इंश्योरेंस होता क्या है। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो उसको, तो जैसे कि अभी हमारे पास इंश्योरेंस के लिए योजना भी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि अगर मेरे खेत में अब बारिश नहीं आती है या फिर किसी भी कारण की वजह से जो मेरा क्रॉप है अगर बर्बाद हो गया है तो उसका मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मेरी कार है उसका एक्सीडेंट हो गया तो मुझे भरपाई तो उसकी चाहिए। इंश्योरेंस के लिए मैं प्रीमियम भी भर रहा हूँ या फिर कभी कभी स्कीम से सरकार के थ्रू भरता हूँ। पर इसका प्रीमियम जो है वो डिसाइड कौन करता है? आप करते हो या मैं करता हूँ? नहीं, वो तो कंपनी करेगी। इधर प्रॉब्लम इधर आता है बहुत बार। तो इसको भारत में ये कैसे होता है कि जगह जगह पे AWS ऑटोनॉमस वेदर स्टेशन, मतलब कि टेम्परेचर या वेदर या क्लाइमेट, ये सारा बारिश हो रही है क्या,
तूफान आया है क्या हम्म या बारिश ही नहीं हुई है, ये सारा जाने के लिए ये सेंसर है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये सेंसर जो है ये एक विशिष्ट जगह पे ज़्यादा नहीं जाते, ये पूरा का पूरा एरिया बोल देते हैं कि हाँ ये फ्लड आया ही नहीं आया। पर आप और मैं दोनों गाँव में रहे, हम काम किया है, आपको पता है कि कभी कभी बगल वाले 2 खेत छोड़ के बारिश हो रही है लेकिन मेरे पास बारिश नहीं हो रही है। तो लेकिन अगर मेरा पूरा का पूरा तालुका अगर आपने बोल दिया कि नहीं नहीं ये सब यहाँ पे तो सबके पास बारिश हुई है, तो मेरे साथ तो अन्याय हो गया। तो इसको मैं क्या करूँ? तो इसको इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका है और उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इंश्योरेंस। पैरामीट्रिक मतलब अगर इतना बारिश हुई तो वहाँ पे एक सेंसर रहेगा, जो सेंसर खुद देखेगा कि बारिश हुई है या नहीं हुई है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसको हम फ्लड कहते हैं, नहीं होती तो ड्रॉट कहते हैं। दोनों तरीके पे आपको इंश्योरेंस अलग अलग तरीके से मिलता है। लेकिन अगर आप अनार उगा रहे हो और अगर आपके पास बारिश ही नहीं हुई और अगर आप सरकारी कामकाज करने में या फिर कंपनी के चक्कर मारने में या फिर उनके झगड़े करने में लग गए, तो फिर आपका भी तो नुकसान ही है, डबल नुकसान हो गया आपका। तो करेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके फील्ड पे एक सेंसर हो? और ऐसे सेंसर्स अभी आए हैं, जैसे कि मेरे खुद परिचित में है पराग नार्वेकर सर, जो पूर्व नासा के साइंटिस्ट थे, भी सह्याद्री फार्म से वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऐसे सेंसर्स बनाए हैं। और भी कई है जो ऐसे कर रहे हैं, बट उनका मैं उदाहरण देता हूँ कि एग्रीकल्चर सेंसर है जिसमें कि ये सारा इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रहा है। आगे जाके अगर ये इन्फॉर्मेशन सीधा मैं ब्लॉकचेन से लिंक करूँ और सीधा ब्लॉकचेन में एक सिंपल सा कोड लिख दूँ कि अगर इससे कम बारिश हो गई तो इमीडिएटली ये इंश्योरेंस इसको मिलना चाहिए, तो इसमें आदमी का इंटरवेंशन आएगा ही नहीं। तो जैसा हम कहते हैं कि मैनुअल एंट्री हम हटाना चाहते हैं, तो दूसरा है हम मैनुअल डिसीजन भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वापस तकलीफ होती है किसानों को, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं या फिर लोग रहते हैं वो थोड़ा बहुत परेशान तो करते ही हैं। आपने ऐसे कहानी सुने हैं? मतलब कि किसान ऐसे ही केन्या में ऐसे केन्या में एक उदाहरण देता हूँ, एथेरिसिक नाम की एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये सेंसर लगा के डायरेक्ट इंश्योरेंस के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। तो मतलब अगर मुझे बस मेरे घर पे बैठना है, अगर बारिश ज़्यादा हो गई यार, बारिश नहीं हुई, कुछ भी हो गया, मेरे फसल बर्बाद हो गई, तो वो सेंसर इमीडिएटली ब्लॉकचेन को बोल देगा और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी ब्लॉकचेन के थ्रू ही काम करना पड़ेगा कि हाँ हमने इतना पैसा एक अकाउंट में डाला हुआ है। और अगर वो ट्रिगर हो जाता है सेंसर से, आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा, कंपनी कोई नहीं करेगा, सेंसर खुद ही बताएगा, ब्लॉकचेन खुद ही डिसाइड करेगा और मेरे अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा कुछ सेकंडों में। तो कुछ महीनों का या सालों का जो झगड़ा है वो कुछ सेकंडों पे आ सकता है। ये हो गया इंश्योरेंस में ब्लॉकचेन का काम। क्योंकि आप देखिए ये इसमें क्या मिसिंग था इंश्योरेंस में, एक तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी जो हमने सेंसर से सॉल्व किया, दूसरा इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं विश्वास क्यों रखूं, वो मैंने सॉल्व किया ब्लॉकचेन के माध्यम से। तो इंश्योरेंस मैं महीनों का, सालों का या फिर कभी मिलेगा भी नहीं, इसको मैं ले आया कुछ सेकंडों पे। दूसरा अपन वी कैन टॉक अबाउट फाइनेंस। अगर मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसमें ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल हो सकता है उसके ऊपर। एग्रीकल्चर लोन मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बहुत आप कह सकते हैं इमेंसली मतलब इनोवेटिव कंपनी है इंडोनेशिया में, हरा नाम से। और उन्होंने एक चीज़ सोची कुछ सालों पहले, उन्होंने तकरीबन मुझे लगता है 5-6 साल पहले, बहुत पहले उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने ये सोचा कि इंडोनेशिया में इतने सारे फार्मर्स हैं, मोस्टली राइस के फार्मर्स है, पैडी फार्मिंग वहाँ पे होता है काफ़ी। तो इनको ये फार्मर्स का जब भी अगर मैं मेरे बच्चे के लिए अगर मुझे एजुकेशन लोन के लिए जाना है, तो इंडिया में जैसे सिबिल स्कोर है कि मेरा सिबिल स्कोर देख के ये तय किया जाता है कि मैं किसी कर्ज के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। सिबिल स्कोर कैसे बनता है? सिबिल स्कोर ये ट्रैक करता है कि आपने टैक्स कितना दिया, आपने क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री क्या है, आपने लोन कैसे भरे। पर ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है सैलरीड सेक्टर वर्ग के लिए। पर ऐसे सैलरीड वर्ग हमारे पास है भी कितने, बहुत माइनॉरिटी में आता है, मेजोरिटी में तो हमारे फार्मर्स आते हैं। करेक्ट। तो और इन फार्मर्स में मेजोरिटी के पास सिबिल स्कोर नहीं है, तो इसके वजह से वो वंचित रह जाते हैं इन लोन के कर्ज के लिए अप्लाई करने के लिए। इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में इन्होंने ब्लॉकचेन से कैसे सॉल्व किया। तो इंडोनेशिया एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली राइस और पैडी फार्मिंग में भी, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा है। तो इनका प्रॉब्लम था कि ये लोन के पास नहीं जा पा रहे। अभी आप देखिए कि इन्होंने पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया है वहाँ पे। कैसे खड़ा किया? तो इकोसिस्टम में कौन से प्लेयर है वो देख लेते हैं। एक है हरा नाम की ब्लॉकचेन वाली कंपनी, दूसरे है फार्मर्स, तीसरा है बैंक, क्योंकि कर्ज मुझे चाहिए तो मैं बैंक के पास ही जाऊंगा। करेक्ट। और चौथा है, इसको हम कहेंगे डेटा कलेक्टर्स, डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन का काम
कोई स्वतंत्र व्यक्ति भी कर सकता है और किसान भी कर सकता है, लेकिन उसको हम रोल कहते हैं, रोल डेटा कलेक्टर। ये 4 लोग मिलकर कैसे काम करते हैं। तो बैंक को क्या चाहिए, बैंक को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे पाए, और वो लोन कम से कम रिस्क वाले हो। लेकिन रिस्क कम है ये मुझे कब पता चलेगा, जब मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी कि इस फार्मर का उत्पन्न कितना है, इस फार्मर के पास सही में लैंड है क्या, ये फार्मर जो कह रहा है कि मैंने इतना माल बेचा, इतना मैंने पैसे कमाए, ये सही है क्या। इन्फॉर्मेशन के बिना तो बैंक लोन देगी नहीं, बैंक के पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो ये हरा कंपनी क्या करती है, तो हरा कंपनी ने एप्लीकेशन बनाए हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है, और इसके लिए डेटा कलेक्टर आपका किसान भी हो सकता है, खुद के किसान में, ये जाके क्या करेंगे, ये पूरे खेत का डेटा लेंगे कि इसका जियो लोकेशन क्या है, उसका पूरा मैपिंग करेंगे। फिर अगर इन्होंने हार्वेस्ट किया है तो हार्वेस्ट के फोटोज भी जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, कितना आया है। फिर अगर कोई रिसीट है कि इनको मिली है कि इन्होंने से हमें इतना इनकम आया है, तो इनकम के सारे प्रूफ, ये सारा डेटा आते रहेगा। और जितना डेटा आते रहेगा उतना वो फार्मर का और वो प्लॉट ऑफ लैंड का रेटिंग भी बढ़ता रहेगा। हो गया। अभी फार्मर का क्या काम है, डेटा देना और डेटा या फिर डेटा खुद से भी डाल दे। अभी ये डेटा हरा कंपनी बैंक के लिए अवेलेबल करके देता है, और वो कहता है कि इन 1 लाख फार्मर में से, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 फार्मर ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 1 नंबर है, और अगर आपको इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको पैसे दीजिए। तो बैंक इनको पैसे देता है, और फिर ये पैसे अपने पास भी रखते हैं जो उनका फेयर शेयर है, और डेटा कलेक्टर को भी दे देते हैं। तो डेटा कलेक्शन को भी एक इंसेंटिव मिल गया मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का। मेरी कंपनी ब्लॉकचेन वाली भी चल रही है बिकॉज मैं बैंक से पैसे ले रहा हूँ, बैंक भी चल रही है क्योंकि वो ज़्यादा लोन दे पा रही है अभी फार्मर्स को। तो ये चारों पॉइंट्स में जो चीज़ मिसिंग थी वो था विश्वास और इन्फॉर्मेशन। शायद इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती पर उस पर विश्वास नहीं रहता। तो ये पूरा सर्कल उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी पॉलिसीज़ का भी मदद हुआ है, उनको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिला है, और इस तरीके का प्रकल्प थोड़े और बड़े स्तर पे भारत में होने का पोटेंशियल 100% है। उसके ऊपर हम पर्सनली भी लॉन्ग टर्म में ट्राई कर रहे हैं, पर हमारा ऐसा मानना है कि जितना ज़्यादा हो सके वैसा होना चाहिए। मैं आपसे मतलब कुछ केसेस प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब दिमाग में मेरे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसे शायद अपने अनुभव के हिसाब से टेक्नोलॉजी का सहायता या ब्लॉकचेन का सहायता इसमें हो सकता है। किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचना चाह रहा हूँ, जैसे प्राइस का उतार चढ़ाव होता है। अभी कभी 2 रुपये टमाटर जाते हैं, कभी 110 रुपये टमाटर जाता है। आप मुझे खुद बता रहे थे कि प्याज की वजह से हमारे देश में सरकार 3-4 बार गिर गई है। पहले तो डिस्कस करेंगे वो कैसे हुआ। दूसरा, क्या ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी, कोई किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी इसे सॉल्व कर सकता है? क्योंकि आज के डेट में अगर मेरे किसान को या किसी भी किसान को वो भरोसा मिल जाए कि आज मैं उगा रहा हूँ तो मुझे इसका 10 का 10 रुपये मिलेगा, पूरे साल मिलेगा, तभी मैं करूँगा। इसलिए ज़्यादातर किसान आज भी हमारे देश में, जो छोटे किसान हैं, अभी भी वो गेहूं बाजरा इसलिए उगाते हैं क्योंकि उनको कहीं लगता है कि गवर्नमेंट मुझे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देगी। तो 2 प्रश्न, क्या टेक्नोलॉजी किसका उत्तर है? ये काफ़ी बढ़िया सवाल था। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं इसका एक उत्तर देना चाहूँगा। अभी प्याज के ऊपर बात करते हैं, तो प्याज में जितना उतार चढ़ाव होता है वो शायद अन्य ही किसी कमोडिटी में होता है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है, जो सॉल्व करने में शायद और टाइम लग जाए, बट सबसे मुख्य कारण ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमारा टोटल सप्लाई कितना आने वाला है। तो क्या हो जाता है कि ग्लट, हम उसको कहते हैं, ग्लट मतलब ओवर सप्लाई हो गया। अगर ओवर सप्लाई आ गया तो प्याज का दाम नीचे गिर जाएगा। किसको इन्फॉर्मेशन नहीं है? किसान को? किसी को भी नहीं है। दैट इज वही तो प्रॉब्लम। सरकार को भी नहीं, सरकार को भी नहीं है, किसी के पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में हार्वेस्ट कितना होने वाला है, प्लांटेशन कितना हुआ है। तो क्या हो जाता है कि अचानक से फिर सप्लाई बढ़ जाएगा। फिर फार्मर को, आपने ये कितनी बार तो सैकड़ों बार देखा रहेगा कि वो इतना मतलब सैड दृश्य रहता है कि फार्मर अपना टमाटर या फिर प्याज रास्ते पे ही फेंक देगा, बिकॉज कभी कभी 1 रुपये का भाव, ऐसा कुछ भी अजीब भाव आ जाता है, बिकॉज उतना ओवर सप्लाई हो जाता है। अभी लेकिन कुछ महीने अगर रुकोगे तो जब समझो अगर प्याज की बात हम करते हैं, तो अगर मार्च अप्रैल मई में उसका भाव अगर थोड़ा नीचे जा रहा है, बाद में अगर बढ़ेगा, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग ये पकड़ के रखेंगे। ये तो हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में जो था, ये तो मैं बाद में खुद से देखा भी, इसको होर्डिंग कहते हैं हम, कि मैंने जितना हो सके सस्ते में खरीद लिया, और बाद में क्योंकि फार्मर के पास स्टोरेज नहीं है, वो सबसे मेन समस्या दूसरी है कि स्टोरेज नहीं है। और स्टोरेज अगर होगा भी तो उसमें वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होता है प्याज में, वो तकरीबन
35-50% तक लॉस होता है। मतलब क्योंकि उसको अच्छे से स्टोर नहीं करोगे और उसका अच्छे से निगरानी नहीं रखोगे तो प्याज बहुत जल्दी से सड़ जाता है। और जो हैंडलिंग होता है प्याज का, वो हैंडलिंग में भी बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो उसमें बाकी कई कारण है कि उसमें ऑटोमेशन आना ज़रूरी है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग में, हैंडलिंग में जो लॉसेस होता है, या फिर स्टोरेज में मैंने ध्यान नहीं दिया, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, उसको राइट तरीके का वेंटिलेशन नहीं दिया, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं की, तो वो लॉस होने ही वाला है। लेकिन अभी हम प्राइस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले समझो जितना भी है, जितना भी बच गया, अगर मैंने अप्रैल में फार्मर ने अगर बेचा है समझो एक्स रुपये से, समझो 10 रुपये से, अगर एक उदाहरण के तौर पे 10 रुपए लेते हैं 10 रुपये से, लेकिन उसकी अगर कीमत हो गई कुछ महीनों बाद समझो 100 रुपये, या फिर 70-80-100 रुपये होगी उदाहरण। ये 90 रुपये किसको मिल रहे हैं? फार्मर को या आपको एज अ व्यापारी को जा रहे हैं सारे। तो क्या हम इस तरीके से कुछ यंत्रणा कर सकते हैं? और इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, जिसमें कि एक प्रयोग चल रहा है कि अगर हम ओनियन स्टोरेज करें, तो ओनियन स्टोरेज करने के वक्त हम जो रेट से फार्मर से ले रहे हैं, तो उसको हम सिक्योरली वो डेटा ट्रांसपेरेंटली मेंटेन करें। और जब भी हम उस स्टोरेज को बेचेंगे एक्सपोर्ट्स में या फिर बाद में, तो उसके रेट्स ऑब्वियसली थोड़े बढ़ेंगे ही, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो रेट बढ़ेंगे ही। तो वो जो रेट बढ़ेगा तो उसमें कुछ हिस्सा जो फार्मर के हक का है उसको डबल पेमेंट होनी चाहिए ना, क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। यस। और इस तरीके से हमने एक प्रकल्प किया भी था सह्याद्री फार्म्स के साथ, जिसमें कॉटन में ये था कि कॉटन की पूरी सप्लाई चेन थी, और वो पायलट ऐसे था कि अगर वो कॉटन का पूरा ट्रैकिंग कर करके टी शर्ट तक आता है, और वो टी शर्ट कोई प्रॉफिट में जाता है, तो वो प्रॉफिट का भी एक हिस्सा वहाँ जाना चाहिए। ऐसा एक पायलट में एक थ्योरी चल रही है, जिसका उद्देश्य एक ही है कि फार्मर को अगर आपको राइटफुली, मतलब अच्छे तरीके से अगर ये देना है, तो उसको आपको भाग बनाना पड़ेगा पूरे ट्रांजैक्शंस का। वन टाइम ट्रांजैक्शन लेके छोड़ दिया तो फिर वो इतना मज़ा नहीं है, सही भी हाँ। नहीं है। लेकिन आज हम बात करते हैं, जैसे ये किसान के लिए करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सब बिजनेस करते हैं किसी प्रकार का, हम सब कहीं से रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ लेते हैं। जब आप बिजनेस करोगे तो आप देखोगे यार, मानो ग्रीन हाउस खड़ा करना है, वो पाइप लेना ही इतना महंगा होता है। वो पाइप वाला बहुत अच्छे से कमाता है, हाँ। हम भी कमाते हैं, सब लोग कमाता है। बट उल्टा किसान का हम बात करें, बिना कॉटन के ना ही कोई कंपनी चल पाएगा, ना ही कोई हाँ। कपड़ा पहन पाएगा, ना ही कुछ हो पाएगा। उल्टा वहाँ किसान ही सबसे ज़्यादा कम कमाता है। यस। राइट। एक स्टडी आया भी था, मुझे उसका सोर्स याद नहीं आ रहा, बट प्लीज चेक करना, कि ओनियन में अगर आप 100 रुपये दे रहे हो तो तकरीबन 3 से 4 रुपये सिर्फ फार्मर तक जाता है। तो दैट इज द परसेंटेज। आप कह रहे हो 100 रुपये अगर मैं कस्टमर दे रहा हूँ, किसान तक केवल 3 से 4 रुपये है। हाँ, बाकी कहाँ जा रहा है? तो वही तो ये सारा प्रॉब्लम हम क्या जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कि दैट इज द मेन प्रॉब्लम, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसका फायदा जो बलवान व्यापारी होते हैं वो उठाते हैं। इसको एक टर्म भी है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस चीज़ का सिर्फ फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन क्या आप फार्मर को भी एक एप्लीकेशन दे सकते हो, जिसमें कि आप फार्मर को भी तो फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी दे दो। अगर आप ग्राहक को ये दिखा रहे हो कि उसका माल अन्न कहाँ से आ रहा कहाँ है? से आया, तो आप फार्मर को भी तो दिखा सकते हो कि उसका अन्न कहाँ जा रहा है। किस किस को लेके बीच में छू के जा रहा है। हाँ, तो वो भी तो संभाव्य है। और उसके ऊपर भी जग भर में खास करके विकसित देशों में प्रकल्प चल रहे हैं, जिससे कि फार्मर को भी विश्वास हो जाए कि हाँ, मैं इस सप्लाई चेन का भाग बनना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये पूछना होना चाहिए कि मतलब जो किसान उगाते हैं, मैं कभी पूछूंगा कि उनमें से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि उनका माल जा कहाँ रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो नहीं है, नहीं के बराबर है। हाँ, क्योंकि मानो एक प्याज का किसान है, वो तो शायद होलसेलर को या ट्रेडर को बेच देता है। यस, वो उसके आगे मैं खा रहा हूँ, आप खा कुछ रहे भी हैं। नहीं। मोस्ट किसान को मालूम नहीं है कि उनका माल कहाँ जा रहा है। मोस्ट कंज्यूमर्स को नहीं मालूम है उनका माल कहाँ से आ रहा है। हाँ। हमारे एग्रीकल्चर सप्लाई चेन का असली सच्चाई यही है। राइट। तो एज अ कंज्यूमर मैं जानना चाहता हूँ मेरा माल कहाँ से आए, और किसान को भी जानने का हक होना चाहिए उसका माल कहाँ जाए। आज हम भारत के अंदर मार्केट की बात करते हैं, भारत के बाहर बहुत बड़ा मार्केट है। आज एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारे। जैसे इंडिया इतना बड़ा देश है, तभी भी हमें पूरी दुनिया को खिलाना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन से एक्सपोर्ट का भी कुछ खुल सकता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, क्योंकि एक उदाहरण, मतलब ये तो सबसे बड़ा उदाहरण हो गया क्योंकि ये लाइव है। उसका एक एक्सपोर्ट के लिए अगर मुझे यूरोप के 25-26 देशों में अगर मुझे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भेजने हैं दिसंबर से लेके, कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उनका मैं नाम लेता हूँ और रेगुलेशन का भी नाम लेता हूँ। यूरोप ने एक रेगुलेशन लाया है सिर्फ एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए। उसका रेगुलेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इसके तहत
इसके ऊपर पिछले 5-6 सालों से यूरोपियन यूनियन काम कर रहा था। हम्म। यूरोप क्या चाहता है कि वो इतना चीज़ें कंज्यूम करता है बाहर के देशों पे निर्भर होके, तो ये कंजम्पशन जो कर रहा है तो वो एथिकल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब कि उनसे किसी पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो यूरोप क्या कह रहा है? यूरोप कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, इसका प्रमाण अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपसे इंपोर्ट करूंगा ही नहीं। कौन से? अभी तो उन्होंने 7 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें है कॉफ़ी, कोको, पाम ऑयल, रबर, लेदर कैटल, वुड और सोया। सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये 7 अभी आइडेंटिफाई किए, बाद में बढ़ भी जाएंगे। इन 7 में से सिर्फ रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं रबर की बात करूं, तो रबर से जो जो चीज़ें बनती है, टायर बनेगा, रबर से आपका कन्वेयर बेल्ट बनेंगे, रबर से ग्लव्स बनेंगे, इतनी सारी चीज़ें रबर से बनती है। ये भी अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है यूरोप को, तो यूरोप ये पूछेगा कि ये आपने किस खेतों से लिया, और उस खेत का उनको जियो लोकेशन, एग्जैक्ट सैटेलाइट वाला लोकेशन चाहिए, और वो खुद इसकी जांच करेंगे कि इसका खेत जब बनाया गया था या फिर जब मैंने प्लांटिंग किया था तो मैंने कोई पर्यावरण को हानि तो नहीं पहुंचाई थी ना, कोई जंगल नष्ट करके। और इसको वो ऑलरेडी, उनके पास तो सैटेलाइट है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले जंगल था कि नहीं। 2020 के बाद में अगर वहाँ पे कोई जंगल था और अगर आपने उसको नष्ट करके वहाँ पे खेती करके कुछ उगाया है, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा, रबर, कॉफ़ी, कुछ भी इससे जो भी बनेगा, तो वो यूरोप नहीं लेगा। तो इससे आप सोचिए, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने इसके ऊपर पिछले 1.5 साल से कई बार कहा है कि इससे काफ़ी जटिल रेगुलेशन है, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, इससे तकलीफ भी होगा, और ये सारी चीज़ें सही हैं। हमारी केंद्र सरकार भी सही है और यूरोप भी अपनी जगह पे सही है। और इस दिसंबर से ये रेगुलेशन लाइव होगा। और समझो अगर आप एक्सपोर्टर हो और अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आपको पता है इसका पेनल्टी क्या है? इसका पेनल्टी है, आपका यूरोप में जितना भी टर्नओवर हो रहा है आपके इस कंपनी का, उसका 4% आपको फाइन करके तौर पे देना पड़ेगा। और आगे जाके काफ़ी हार्श भी है, शायद ब्लैक लिस्टिंग वगैरह भी हो जाए। तो इसके वजह से सारे एक्सपोर्टर्स जो है प्रोडक्ट्स के, वो थोड़े से एकदम जाग गए हैं कि नहीं, हमको हमारी सप्लाई चेन जो है हमको खुद जानना है। तो आप सोचिए, कुछ एक्सपोर्टर तो ऐसे भी है, खास करके लेदर में हो गया या फिर सोयाबीन में हो गया, जिनको खुद नहीं पता है कि फार्मर्स कहाँ से है। मतलब हम जब कह रहे हैं कि ये सप्लाई चेन की हम बात करें कि कहाँ से नहीं पता है, अभी पता रहना तो ज़रूरी हो गया है, तो उसके बिना एक्सपोर्ट नहीं होगा। और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा कि जिधर भी इंफॉर्मेशन हम, आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र पार्टी से ले रहे हैं, मतलब अगर एक ही कंपनी है, उसके 10 डिपार्टमेंट है, तो विश्वास का कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि एक उसका अंदरूनी मामला हो गया वो। पर अगर स्वतंत्र उसमें एंटिटी है या स्वतंत्र और संस्थाएं है, जैसे कि फार्मर स्वतंत्र है, ट्रेडर स्वतंत्र है, सप्लायर हो गया, होलसेलर हो गया, प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, ये सारे स्वतंत्र है। ये सारे एक दूसरे को तो जानते भी नहीं है, बहुत खासकर फार्मर का आइडेंटिटी। अभी तो ये लाना ज़रूरी है। तो अगर मुझे इनको कॉमन इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे लाना है, और वो इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में अगर विश्वास, ये क्वालिटी ना हो, तो चीज़ें तो आगे डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगी। और अगर मैं उल्टा भी सोचिए, अगर मैं ये सारा ब्लॉकचेन जैसे विश्वासपूर्ण तरीके से इसको स्टोर करता हूँ, तो फिर यूरोप या फिर आगे जाके अमेरिका, जापान, अलग अलग देशों में ऐसे नॉर्म्स आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वहाँ पे इनका प्रीमियम तो इनको मिलेगा ही। आप ऐसे भी सोचिए कि अगर मैं ये काम ना करूँ तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, वो एक्स्ट्रा पैसा ना मिलेगा। पर इसको आप पॉजिटिवली सोचिए, अगर मैं ये काम सबसे पहले करूँ, सबसे अच्छे से करूँ, तो क्या मुझे इसका ज़्यादा भाव मिलेगा यूरोपियन मार्केट में? डेफिनेटली आवश्यक मिलेगा। अभी एक छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ। यूरोप में अगर आप कुछ महीने पहले जाओगे और अभी भी जाओगे, चॉकलेट खाओगे वहाँ पे, तो यूरोप में जो चॉकलेट आता है, उसका जो कोको आता है, वो कोको काफ़ी अफ्रीका से आता है, फिर अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर होता है, और फिर यूरोप। अभी इनको ये रेगुलेशन जो था, एक्चुअली ये पिछले दिसंबर आने वाला था, उन्होंने 12 महीनों का एक्सटेंशन किया है, क्योंकि सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए थोड़ा समय दो। तो कुछ चॉकलेट कंपनियों ने कोको का जो प्रमाण है चॉकलेट में, वो तकरीबन 0 ही कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। बाद में इन्होंने अचानक से चेक कर लिया, पेनल्टी से अच्छा है कि चॉकलेट की क्वालिटी जाने दो। तो आप सोचिए कि ये कितना स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन इनका नुकसान तो हो गया। पर अगर पॉजिटिवली ले
कि अगर अभी जैसे कि थाईलैंड में अगर हम रबर फार्मर्स की बात करें, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तो खुद ही ये डिक्लेयर किया था कि हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे रबर फार्मर्स का खुद ही काम करेंगे और उसका एडिशनल पैसा भी फार्मर को देंगे, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी मैं सिर्फ रबर नहीं बेच रहा, अभी मैं मेरी इन्फॉर्मेशन भी बेच रहा हूँ जिसके बिना आप कंप्लाइंट नहीं हो सकते एक्सपोर्ट के लिए। इस पे थोड़ा बात करते हैं गौरव भाई। हाँ। आप जैसे थाईलैंड में बता दिए, आपने जो बताया बेसिकली समराइज करना चाहता हूँ कि अब ये पूरा डेटा मिलना बायर को मैंडेटरी है। यूरोपियन यूनियन में कहीं भी मुझे बाहर माल बेचना है तो मेरे फार्म का डेटा कहाँ से आ रहा है, क्या क्या है, सारे मतलब उसको एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सैटेलाइट इमेजिंग सब कुछ होना चाहिए। हाँ। थाईलैंड का आपने उदाहरण दिया कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ऐसी कर रही है और इसका इन्फॉर्मेशन शेयर करने का उनको पैसा मिलता है। हाँ। मैं समझना Additional। चाहता हूँ कि भारत में जो किसान है यहाँ पे तो एक्सपोर्टर बेनिफिट कर लेगा, हाँ। यूरोपियन यूनियन खुश है, वो लोग भी खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरे भारत के किसान को क्या मिल रहा है इसमें? तो ये काफ़ी चीज़ें वापस आके आती है अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम है जो अवेयरनेस के ऊपर आके रुक जाती है। पर अगर समझो अवेयरनेस अच्छे तरीके से होता है, समझो मैं हूँ एक कॉफ़ी का फार्मर और अगर मुझे पता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन के बिना आगे चीज़ें हिल नहीं सकती, तो मुझे इसका कुछ तो मिलना चाहिए, बिकॉज मैं अगर इसका फ़ायदा एक्सपोर्टर को हो रहा है, सप्लायर को हो रहा है, ट्रेडर को हो रहा है, तो ये डेफिनेटली ये नए तरीके का एडिशनल इनकम सोर्स, वो कितना भी छोटा ना हो लेकिन एडिशनल तो रहेगा। पैसे कम तो नहीं हो रहे, पैसे बढ़ी तो रहे, वो छोटा भी हो तो इट हैज़ अ वैल्यू। वो एक तरीके का कॉन्वर्जेशन जो है वो अभी इस समय भारत में नहीं हो रहा है, दूसरे देशों में हो रहा है। थाईलैंड में जैसे कि अराउंड, मुझे कि याद नहीं आ रहा अमाउंट कितनी थी, पर काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट थी रबर फार्मर्स के लिए, जो कि खुद सरकार ने ही डिक्लेयर की थी, जितना मुझे याद है। कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई एम प्रीटी श्योर ऑन द न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था। तो ये इन्फॉर्मेशन, इसी की वजह से ये पॉडकास्ट, ये कॉन्वर्जेशन और ये आउटरीच ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे जैसे अन्य कई लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर ही रहे हैं, जैसे कि अभी इंडियन रबर मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IRMRI, केंद्र सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है जो रबर में काम करती है, वो इतना एक्टिवली इसके ऊपर अवेयरनेस के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रही है, एक्सपोर्टर्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, सबके साथ। जैसे कि अभी 2-3 दिन बाद वो खुद एक कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं अगरतला में कि ये यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन क्या है, पूरे अवेयरनेस के ऊपर। तो कुछ चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, नो डाउट ऑन दैट, पर अगेन ये इनफ है तो नो, और इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन आना ज़रूरी है और इसके ऊपर बात होना डेफिनेटली ज़रूरी है। अभी यूरोप की बात होगी तो एक और जिसमें बात कर देता हूँ, क्योंकि मैं और मिथिलेश जी इसके ऊपर काफ़ी बात करते रहते हैं, क्योंकि जनवरी 2026 से अमेरिका में एक सिमिलर नॉर्म आ रहा है। अभी जैसे यूरोप कह रहा है कि मुझे डिफॉरेस्टेशन का प्रूफ चाहिए, अमेरिका में फिशरीज के ऊपर भी नॉर्म आएंगे, या फिर फूड के ऊपर भी आ रहा है, FSMA आ रहा है, फूड एंड सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत उनको ये इंश्योर करना है कि जितना भी फूड US में स्टोर हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसकी अगर ट्रेसेबिलिटी मेंटेन नहीं है तो देन इट विल बी नॉट अलाउड। तो फॉर एग्जांपल, अगर मिथिलेश को जैक फ्रूट अगले साल से एक्सपोर्ट करने हैं, अभी भी वो ही इज सेंडिंग सैंपल्स, बट अगर अगले साल से करने हैं, देन जो ट्रेसेबिलिटी का प्रोजेक्ट जहाँ पे चल रहा है, सडनली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दूसरा सोचिए, अगर 10 सप्लायर है और ये 10 के 10 आज अमेरिका में दे रहे हैं, जब ये नॉर्म आएगा, ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5 लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो तो आउट हो गए। तो ये जो 5 बचे हैं वो तो अपना प्रीमियम पे बेच सकते हैं ना, क्योंकि सप्लाई तो थोड़ा सा रेयर हो गया है, और जो भी चीज़ रेयर होती है उसकी वैल्यू तो बढ़ती है। और रेयर आप कैसे हो सकते हो? बाय मोर एडवांस, खुद का प्रीमियम बढ़ा के, जैसे भी कोई बिजनेस चलता है। तो यहाँ पे भारत को खासकर इतनी ज़बरदस्त संधि है कि जितना हम डिजिटलाइजेशन कर पाए, और वो भी विश्वासपूर्ण तरीके से कर पाए, नहीं तो बैठे बैठे कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बना देगा लैपटॉप के ऊपर। अगर इसको विश्वासपूर्ण तरीके से हम इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करें, ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करें, तो हम ग्लोबल मार्केट में हमारा प्रीमियम बढ़ सकता है, बिकॉज सबको लगेगा कि भाई अगर मैं भारत से लेता हूँ तो मुझे कंप्लायंसेस का, रेगुलेशन का कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आता है। और अगर इस तसल्ली के लिए मुझे अगर 2 पैसे ज़्यादा देने पड़े तो मैं दूंगा। 2025 के एंड से यूरोप स्टार्ट कर रहा है, 2026 से US स्टार्ट कर रहा है, मतलब भारत से किसी भी किसान का माल इधर उधर जाना होगा, पूरा ट्रेसेबिलिटी होके जाना होगा। हाँ। अब मेरे 2 सवाल यहाँ पे मतलब जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं। पहला सवाल कि किसान ये सब समझ गया, ये पॉडकास्ट देख लिया,
अब वो करे क्या, मतलब नेक्स्ट पॉइंट करे हाँ। क्या? मोस्ट ऑफ द देश में हमारे जो किसान है, छोटे किसान होते हैं, हाँ। मैं और आप जैसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा और पावर होता है, जो इनका मदद कर सके, राइट, वो हम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मानो किसान ये सब समझ गया, वो कैसे करे आगे नेक्स्ट स्टेप? हाँ। और दूसरी बात, मेजर जो किसान शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू जानना चाहेंगे, आपके थ्रू एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो यूरोप को बेचना मेरे दूर की बात है, अमेरिका को बेचना मेरे दूर की बात है, वो तो हम करेंगे ज़रूर, उम्मीद करते हैं कि सारे किसान हमारे किसी दिन दुनिया को एक्सपोर्ट करें। बट सबसे पहले यार ये जो बीच वाले लोग हैं उनको थोड़ा साइड कैसे करें? तो 2 हाँ। क्वेश्चन मैंने पूछ हाँ। लिया है। हाँ। पहला स्टेप बात करते हैं ब्लॉकचेन अप्लाई करने का। किसान को अगर करना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? हाँ, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे आपने कहा कि ये करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो ब्लॉकचेन, सबसे पहली बात मुझे ये ध्यान रखनी है कि ब्लॉकचेन, एआई, ये शब्द थोड़ा-सा मैं बाद में लूँगा और हम ये पहले जान लें कि हमारे पास ताकत है क्या? तो अगर हम ये सारी तंत्रज्ञान का बात करें तो हम ये संभाषण करने के लिए एलिजिबल क्यों हैं? इसलिए नहीं क्योंकि ब्लॉकचेन ने इनोवेशन बहुत बड़ा किया, एआई ने किया, नहीं। एक चीज़ हर कोई भूल जाता है कि भारत में सबसे बड़ी जो पावर है, वो है स्मार्टफ़ोन का पेनिट्रेशन। स्मार्टफ़ोन ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में एक तो है। तो जैसे ही स्मार्टफ़ोन एक फैमिली में चला गया, सडनली ये जितना भी दुनिया में इनोवेशन हो, हम ब्लॉकचेन का कर लें, एआई का कर लें, आईओटी में कर लें, कुछ भी कर लें, एग्रोनॉमी में कर लें, वेदर सेंसस में कर लें, ये सारा इनोवेशन आने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म ज़रूरी है, वो तो 15 साल से है। तैयार है वो तो तैयार है। तो सबसे पहली बात हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में, वो तो बस आपका स्मार्टफ़ोन है। ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंसर हो गया, जैसे कि वो पराग नार्वेकर सर का जैसे मैंने नाम लिया सेंसर के लिए, बट मेजॉरिटी तो आपका स्मार्टफ़ोन कर ही रहा है, सबसे पहली बात। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉडकास्ट के ऊपर ये संभाषण 15 साल पहले असंभव था। एआई तो पहले से है, एआई तो 20-30 सालों से एक्टिवली लोग कर रहे हैं, पर बिना स्मार्टफ़ोन का कैसे पेनिट्रेशन होगा? तो सबसे पहली बात, स्मार्टफ़ोन है सबके पास, हर किसान के पास भी है। हर किसान के पास। और अगर आप ये देखोगे कि स्मार्टफ़ोन में जितने इनोवेटिव, सबसे पहली बात आती है टू बिकम, जितना मैं इसको इस्तेमाल करने में अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, तो सबसे पहली बात आता है डिजिटल होना। मैं जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है जो कागज़ पे लिखता हूँ या फिर मेरे मन में याद रखता हूँ, ये कम से कम करके मैं जितना डिजिटल टूल यूज़ करूँ। और जैसे हम डिजिटल टूल बनाते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए डेटाबेस मैनेज करने के लिए, ऐसे अन्य कई स्टार्टअप्स हैं। फार्मर इनको एक्सप्लोर खुद से करे कि सबसे अच्छा, सबसे सरल उनके लोकल भाषा में कौन दे रहा है, बिकॉज़ सबसे पहले डिजिटल होना ज़रूरी है कि वो कम्फ़र्ट आ जाए। और एक बार वो डिजिटल हो गए कि देन वहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि मैं खुद का मार्केट प्लेस भी तो कर सकता हूँ। जैसे कि अभी अमेरिका में फार्मर्स मार्केट इतना फेमस हो रहा है कि सीधा फार्मर्स सिंपल एप्लीकेशन आता है या फिर फिजिकली वो जाते हैं मार्केट में और आप डायरेक्टली बुक करो फ्रॉम फार्मर्स और आपको फार्मर से आ जाएगा। मुझे बताइए भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है ये चीज़? कुछ चीज़ों काफ़ी लोग कर रहे हैं, मतलब जितना मैं जानता हूँ, मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम में, पर वो एक स्केल पे आना नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अगर वो स्केल पे आएगा तो लोगों को पता चलेगा। अभी कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे खुद के फील्ड में, एग्रीटेक के फील्ड में जो कोई एप्लीकेशन बना रहा है, मुझे खुद नहीं पता रहता कि यार एक ही शहर में 4 लोग ये कर रहे हैं, पर वो स्केल, विजिबिलिटी, अवेयरनेस, इसका प्रॉब्लम है। एंड उसमें थोड़ा-सा सरकार भी अगर इंटरवेंशन करे तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। एक उदाहरण देता हूँ सरकार का अच्छे इंटरवेंशन का। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत स्मार्ट प्रोग्राम किया जाता है, जिसका हम विभाग है, जिसमें कि हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को डायरेक्टली ढूँढे, वो हमको ढूँढे, इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमको वो स्मार्ट का प्रोग्राम ही देता है कि हम वहाँ पे रजिस्टर हो जाए, हमारे जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे रजिस्टर हो जाएँगे। सॉफ्टवेयर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सारे जो भी फार्मर को लगता है, और एक कॉमन एटलीस्ट फार्मर को पता चले कि अच्छा हाँ, ये वेरीफाइड लोग हैं, इनका ये सर्विस है और मुझे ऑप्शन भी दो। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे से लेना चाहिए। फार्मर्स के पास ऑप्शंस आना ज़रूरी है और अभी फार्मर्स के पास ऑप्शंस रहेंगे। बैंगलोर तो फेमस है स्टार्टअप्स के लिए, यहाँ पे भी कई एग्रीटेक स्टार्टअप्स है, बट दे नीड अ कॉमन प्लेटफॉर्म। एंड ये कॉमन प्लेटफॉर्म जब आएगा जहाँ पे एक तरीके से सप्लायर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर आएंगे एक तरीके, या फिर इनपुट प्रोवाइडर हम कह लें, और दूसरी तरीके से फार्मर्स आ जाए, फार्मर ग्रुप्स, फार्मर कोऑपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, ये सारे आ जाए, तो ये थोड़ा ज़्यादा सरल होगा। ऐसा हम महाराष्ट्र के स्मार्ट प्रोग्राम की सक्सेस से तो देख सकते हैं। पर यहाँ जैसा आपने कहा कि फार्मर ने सबसे पहले डिजिटल इंफॉर्मेशन यूज़ करना ज़रूरी है, और ब्रांडिंग सबसे बड़ा बात आता है कि अगर मैं सिर्फ अकेला काम कर रहा हूँ, भारत में अल्पभूधारक फार्मर बहुत है, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर, लेकिन अगर हम सारे साथ में मिलकर काम करते तो अलग स्केल आती है,
जो कि आइडियोलॉजी था कोऑपरेटिव के पहले, और कोऑपरेटिव का एकदम रिफाइंड वर्जन बन गया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आने के बाद। तो जितना फार्मर सबसे पहले फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू काम करे, उनको उतना पॉसिबिलिटी रहता है कि वो खुद का ही ब्रांड क्यों ना निकाले। मतलब मैं अगर आपका XYZ बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल, और आप 1 लाख फार्मर से अलग अलग ले रहे हो, पर समझो 1 लाख फार्मर खुद ही अलग अलग साथ में करने लग गए, आपके मुझे ब्रांड की भी ज़रूरत नहीं। आप जितना ब्रांड का मार्जिन ले रहे थे, सबसे बड़ा मार्जिन तो ब्रांड ही लेता है, तो शायद ये खुद ही कर पाए कि खुद का ब्रांड देके, तो वो मार्जिन भी शायद यहाँ मिल जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तंत्रज्ञान इज ए एनेबलर, इट इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड की जादू की छड़ी नहीं है कि सब सॉल्व करेगा, पर तंत्रज्ञान ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं करेगा। तो कहाँ पे एक रियल वर्ल्ड में सरकार को, पॉलिसी को और सोसाइटी को साथ में आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आपको हर तरह की भी मदद करने के लिए ऑलरेडी कब से रेडी है, बट अवेयरनेस का भी इशू आता है। ये सारी चीज़ें जुड़ के आना, और ऐसा हो चुका है। आप इंडोनेशिया में हरा का एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने तो करके दिखा दिया, उनका तो इनकम बढ़ गया, सब बढ़ गया। और एक दूसरी बात, ये इन्फॉर्मेशन जितना आप डिजिटल कलेक्ट करोगे, उसका आगे अलग अलग तरीके से, इंश्योरेंस और क्रॉप हमने कवर किया। एक चीज़ शायद मिथिलेश ने जो अपने पॉडकास्ट में कही थी, इन्फॉर्मेशन सारा कलेक्ट होता है तो उसका फ़ायदा मैं कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी कर सकता हूँ, जिससे कि एडिशनल इनकम फार्मर को मिले। अगर हम बार बार कहते हैं कि फार्मर का इनकम डबल ट्रिपल होना चाहिए, तो देन वो क्या ऐसे नहीं होगा कि प्रोडक्टिविटी अचानक से बढ़ जाए। उसके लिए आपको अलग अलग मार्ग ढूंढने पड़ेंगे, जैसे ब्रांडिंग का जो मार्जिन आता है वहाँ से हो जाए, या फिर कार्बन क्रेडिट से जो एडिशनल इनकम आता है वहाँ से हो जाए। ये तभी अनलॉक होगा अगर आप डिजिटल होंगे। स्टेप 1 तो ये सब अग्री कर सकते हैं कि साथ में आना ज़रूरी है। या तो आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, कोऑपरेटिव बनाओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, कुछ भी है। सो स्टेप 1 है कि सारे किसान साथ में आए। अब स्टेप 2 जो आप कई बार कह रहे हैं, डिजिटाइजेशन, डिजिटल हो जाओ, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करिए सर। मतलब उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण जो मैं बोल रहा हूँ, टेल मी इफ आई एम राइट, कि पहले जो वेदर डेटा हम ऑनलाइन पेपर पन्ना पे लिखते थे, उसको एक सेंसर के थ्रू डाले, वो डिजिटाइज हो गया, करेक्ट? ऐसे क्या क्या और उदाहरण है जो डिजिटाइज कर सकते हैं? अभी उदाहरण के तौर पे सबसे पहली बात, अगर मैं एक फार्मर, सब लोग साथ में आ गए, मैंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापन करी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना ज़रूरी है कि सबका, फार्मर्स का जो डेटा है, किसके पास कौन से क्रॉप्स है, इनका प्लॉट किधर है, लोकेशन किधर है, HR मैनेजमेंट एक तरीके के जैसे कॉर्पोरेट में होता है, सबसे पहले वो डिजिटल करना ज़रूरी है। वो डिजिटल होने के बाद में आपके पास जो इन्वेंट्री आ रही है, आवक जावक जितना भी इनपुट आउटपुट हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लिए भी आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर मैंने टमाटर रखे हैं 4 अलग अलग दिन से आए हुए, और अगर मुझे ऑर्डर आता है आगे से, तो मेरे सिस्टम ने मुझे बताना चाहिए कि आप ये वाले जो बैच के टमाटर है सबसे पहले ये बेचो, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ, अपने एक्सपायरी डेट के, शेल्फ लाइफ के सबसे एंड में आ चुके हैं, तो सबसे पहले इसको कंज्यूम करना ज़रूरी है। ये सारा जो मैनेजमेंट है, इसको हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आपको कोई भी निर्णय लेना है, उसके लिए तो आपको कोई सपोर्ट चाहिए रहेगा। निर्णय तो आपको ही लेना है एज अ डिसीजन मेकर, एज अ फार्मर लीडर ऑफ द ग्रुप, बट आपको सपोर्ट कहाँ से आएगा? तो ये डिसीजन से आएगा। दूसरा, ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो आप एनीवेज कलेक्ट कर ही रहे हैं खुद के ऑपरेशंस के लिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं सिर्फ अंदरूनी कामकाजों के लिए लिमिटेड ना रख के, इसको मैं अगर पब्लिक के लिए ओपन कर दूं, तो यहाँ मेरा ट्रेसेबिलिटी बन गया। तो ट्रेसेबिलिटी एक तरीके का बाय प्रोडक्ट होता है, या एक तरीके का बोनस होता है पूरी सप्लाई चेन डिजिटल करने का। तो अभी उदाहरण देता हूँ मैं, एक हरियाणा के ही फार्मर है, कुलदीप चीमा नाम है उनका। अभी वो हाल ही में कुछ महीनों पहले न्यूज़ में भी आए थे। उन्होंने अपना 65 एकर्स का जो पैडी फार्मिंग है, उसमें इनोवेशन किया था, जिससे कि वाटर कंजम्पशन जो है, पानी का कंजम्पशन है, थोड़ा कम हुआ था। तो जैसे मैं पानी कम इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं पर्यावरण के लिए कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको कैप्चर किया कि मैंने कितना कम पानी यूज़ किया, इससे मेरे जो ज़मीन में, जो मेरे खेत है, उसमें मेरा जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, वो कितनी मात्रा से बढ़ा, अगर ये मैं कैलकुलेट करके प्रूव कर पा रहा हूँ, तो वो अगर मैंने अगर ये प्रूव किया, कार्बन क्रेडिट मतलब क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में कहता हूँ मैं, बहुत सिंपल है। अगर आपने आज जो भी हम क्लाइमेट चेंज या फिर पर्यावरण का ये दिक्कत सहन कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन, मीथेन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस की वजह से। तो अगर मैंने ये जो ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया, अगर कार्बन पर्यावरण से कम किया, और उसको मैंने कम किया मतलब क्या, अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा समझो सॉइल वाले कार्बन में, इसका मतलब मैंने ऊपर से कम किया है और ज़मीन में बढ़ाया, इसलिए। तो ये अगर मैं 1 टन
1000 किलो ऑफ कार्बन बाहर से कम करता हूँ और ये प्रूव करता हूँ, तो 1 टन ऑफ कार्बन मतलब 1 कार्बन क्रेडिट। और 1 कार्बन क्रेडिट का वैल्यू ये कोई भी एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट के तरीके से चलता है, वो $20, $30, $40 तक जाता है। तो कुलदीप चीमा जी ने, जितना मुझे याद है, इन्फॉर्मेशन शायद गलत भी हो सकता है, बट आई थिंक $4000 की बात हो रही है तक के कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किए थे, या फिर ऑलरेडी कर भी रहे हैं वो। सो आई थिंक वी शुड आल्सो डेफिनेटली बी हियर ऑन द पॉडकास्ट, डेफिनेटली बुलाएंगे डेफिनेटली नेक्स्ट हाँ, टारगेट। बट अब सोचिए कि क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले खुद की विजिबिलिटी के लिए, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करूँगा एफिशिएंसी के लिए कि मेरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाए। इसी इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रांडिंग के लिए, जिससे कि मेरा ट्रस्ट अच्छा हो जाए। इसी इन्फॉर्मेशन को शायद मैं वापस यूज़ कर लूँ कार्बन क्रेडिट के लिए, जिससे कि मेरा एडिशनल इनकम आ जाए। ये होने के बाद ही फार्मर का इनकम डबल ट्रिपल होगा, क्योंकि 1 एकड़ से ऐसा नहीं है कि 10 टन का मैं 20 टन अचानक से उगा लूँ। वो अगर हम करने जाएँ तो वो हमने थोड़ा सा गलत तरीके से सीखा भी है। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें सॉइल का लॉन्ग टर्म में नुकसान डेफिनेटली हुआ है। मतलब वो आर्टिफिशियली एक जैसा बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड डालता है, वैसे आप ज़मीनी का नुकसान करते हो। वो दैट इज़ नॉट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वे टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। द राइट वे टू इंक्रीज फार्मर रेवेन्यू एक ही है कि डिजिटलाइजेशन इन्फॉर्मेशन का और उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल। दूसरा जो पॉइंट था हमारा कि वो जो मिडिल मैन का था, इसके बाद मेरा हाँ। कई और प्रश्न है, बट इस पर हाँ। पहले टच बेस कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ज़्यादातर किसान वही जानना चाहते हैं आज के पॉडकास्ट से। अगर वो ये छोटा सा चीज़ सीख ले कि कैसे वो डायरेक्ट कस्टमर को बेच के टेक्नोलॉजी की सहायता से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, हाँ। तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ और हमने मिलकर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया उनको। यस, तो अगर मिडल मैन को बाईपास करना है, एंड ऐसा नहीं है, सबसे पहले बात वापस कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मिडल मैन ही निकम्मे हैं, उनका काम नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि देयर आर मेनी मिडल मैन विच आर ऑल्सो यूजफुल। सबसे पहले वो बिफोर आंसर करने के पहले ये भी कह दूँ, सपोर्ट करते हैं किसान। सपोर्ट करते हैं, बिकॉज नॉलेज देते हैं, पेस्टिसाइड कहाँ से लेना है, फर्टिलाइजर कहाँ से लेना है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि फार्मर के इग्नोरेंस का, फार्मर के अज्ञान का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ उनकी बात करेंगे सिर्फ। करेक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्मर के अज्ञान का और कस्टमर के अज्ञान का। कस्टमर को भी नहीं पता है कि इसकी राइट वैल्यू क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। फार्मर को भी नहीं पता है कि ये मार्केट में कितने में जा रहा है। अभी हमारे आई कम फ्रॉम औरंगाबाद, संभाजी नगर से आता हूँ मैं, और हमारे शहर में गाड़ेकर करके सर है, इज़ अ फार्मर एंड ही मेक्स रोजेस एंड डिफरेंट फ्लावर्स। अलग तरीके के फूल की उनकी फार्मिंग है। तो उनका एक प्रॉब्लम था कि जब कोई त्यौहार आता है या फिर एनी काइंड ऑफ ओकेजन आता है, तब वो उनके खुद के जो फ्लावर्स है, जो वो ट्रेडर को एक ही रेट पे बेच रहे साल भर, पर साल में ऐसा कई बार होता है कि वो ट्रेडर अचानक से बहुत सारे दिनों में बड़े बड़े पैसे कमा ले और इनको आइडिया नहीं है। कस्टमर को भी पता है कि हाँ, त्योहार में तो ये चीज़ें महंगी होने ही वाली हैं, वैलेंटाइन डे में रोज़ वाले प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये कस्टमर को पता है। लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता है कि वो जो एडिशनल पैसे दे रहा है उससे फार्मर का कोई लेना देना है नहीं, ये तो बीच वाला ही जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि डिजिटलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार चीज़ें, मतलब फार्मर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू कर दे, तो ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, ई कॉमर्स मतलब कि मैंने अमेजोन क्या है, अमेजोन बस एक सप्लायर और वेंडर करने का जरूर एक तरीका है। तो अगर फार्मर्स खुद ही एक प्लेटफॉर्म सिंपल बना दे, तो कस्टमर कैन डायरेक्टली ऑर्डर, या फिर वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाल दे कि अगर आपको चाहिए तो यहाँ लोकेशन से इधर से आ जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली डिजिटलाइजेशन मिडलमैन को बाईपास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल और इन्फॉर्मेशन अज्ञान को दूर करना। और उसमें हर तरफ नहीं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में फिर ब्लॉकचेन का एडिशन होगा। मैं ब्लॉकचेन में काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लॉकचेन को हर तरफ चिपकाऊंगा। मैं आई नो कि मेरा काम एज अ एक्सपर्ट इज टू ओनली टेल कि हाँ, यहाँ पे राइट यूज़ है। तो मिडल मैन को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज डिजिटलाइजेशन, और अज्ञान जो है दोनों तरफ का, कस्टमर का और फार्मर का, वो दूर करना। वो डिजिटलाइजेशन जो होगा। डिजिटलाइजेशन का उदाहरण जो आपने दिया सर कि हाँ, ऑनलाइन बेचो डायरेक्ट, हाँ, बट सर मेजर जो किसान से मैं बात करता हूँ ना, वो यही बोलते हैं कि आप उनका मेजर धंधा, जैसे अभी फूलों का बात करते हैं, बैंगलोर में अभी फूलों का सीजन खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इस समय पे आपका जितना वॉल्यूम है ना सर, वो आप एक कस्टमर से निकालना मुश्किल होता है। हाँ, वहाँ पे आपको वो B2B वाले लोग चाहिए ही पड़ते हैं। हाँ, तो अगर डिजिटाइजेशन कर लिया, किसान केवल ऑनलाइन बेच ले, मेरे हिसाब से वो सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं होगा। वो है, वो सही है। इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले 12-15 सालों में जो एक नई संकल्पना आई थी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, वो क्यों आई थी? क्योंकि भारत में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, जो वो है अल्पभूधारक, स्मॉल लैंड होल्डिंग।
3-3.5-4 एकड़ का मेरा एवरेज लैंड होल्डिंग है। और प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो कम कम होते जाता है। क्योंकि अगर एक किसान के 2 बच्चे हैं, इसके पास 5 एकड़ है, तो फिर समझो 1.5 एकड़ हो गया, फिर 1.5 एकड़ का वापस 100 एकड़ हो गया, ऐसे कर करके वो कम कम होते जाता है। प्रॉब्लम क्या है, जितना मैं स्मॉल लैंड होल्डिंग में हूँ उसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं ट्रैक्टर क्यों खरीदूँ 1 एकड़ के लिए, मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट क्यों बनाऊँ 1 एकड़ के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया के जो फार्मर के प्रॉब्लम है वो ये है कि वो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज आ ही गया है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से आप ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी असंभव हो गई है। आप निर्भर नहीं रह सकते सिर्फ हवामान के ऊपर कि नहीं 8 जून को बारिश गिरेगी मतलब गिरेगी, ऐसा अभी वो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात, अभी हम वापस आते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा मैं नहीं ये कर रहा हूँ कि फार्मर्स हैव टू कम टुगेदर, दैट इज, वो उसके बिना कुछ नहीं होगा। और फार्मर्स जब साथ में आएंगे, लेकिन तो 10 चीज़ें साथ में करना पॉसिबल हो जाता है। आप और मैं अलग अलग काम करेंगे तो आप भी वेबसाइट नहीं बनाओगे, मैं भी नहीं बनाऊंगा, आपके पास भी स्केल नहीं, मेरे पास भी स्केल नहीं है। पर आप और मैं ऐसे 1000 लोग मिलकर अगर एक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बना दी तो मैं टेक्नोलॉजी कर पाऊंगा, मैं हार्डवेयर में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, मैं कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें होंगी। पर भारत में थोड़ा स्पेशल केसेस समझना ज़रूरी है। हमारे पास एवरेज लैंड होल्डिंग 200-300 एकड़ नहीं है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। यहाँ पे बहुत कम है, 1 हेक्टेयर। यस, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको सॉल्व करेगी। और कोई सजेशन जो टेक्नोलॉजी की सहायता से? हाँ, अभी टेक्नोलॉजी की सहायता से अगर आप देखोगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि एआई का इस्तेमाल अभी डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एआई इन एग्रीकल्चर के ऊपर एक टॉक दिया था। तकरीबन 100 कंट्रीज से टोटल 15,000 ऑडियंसेस थी थ्रू ब्रिटिश काउंसिल, एंड एक ही यूज़ केस था कि एग्रीकल्चर में एआई का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो स्मार्टफोन में अभी, इवन दो हम ब्लॉकचेन में काम करते हैं, बट टुवर्ड्स द एंड अगर आपने जो सवाल पूछा है कि हाउ डू फार्मर्स अगेन लेवरेज इट, तो स्मार्टफोन में आई कैन जस्ट, अगर मेरे प्लांट के ऊपर कोई, जैसे कि उसके ऊपर आप प्लांट देखते हो कलरेशन आया है उसका, अगर मैंने फोटो खींच के सीधा एआई को पूछा इसको कोई डिसीज हुआ है क्या फॉर एग्जांपल, तो एआई बता देगा डिसीज ये हुआ है, इसके लिए ये कीटनाशक डालना ज़रूरी है। इससे मेरा जो आगे का लॉस है वो सारा बच जाएगा। दूसरा हो गया यील्ड एस्टिमेशन, कि मेरा पूरा यील्ड कितना आ सकता है बेस्ड ऑन ऑल, ये एआई सारा बता देगा। तो एआई जो ये 10-12 चीज़ें करेगा, उसका सारा करने का माध्यम वापस क्या है, आपका स्मार्टफोन। तो ये स्मार्टफोन के थ्रू ऑलरेडी वो कर ही रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को जिधर भी विश्वास की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो एआई यूज़ कर रहा है और वो आगे इंश्योरेंस कंपनी को भेज रहा है, जिधर भी विश्वास का गैप है वहाँ पे ब्लॉकचेन फिट होगा। और जहाँ पे भी मुझे इंडिविजुअली इमीडिएटली यूज़ करना है वहाँ पे तो ब्लॉकचेन की भी ज़रूरत है नहीं, बट एआई का इमीडिएटली ज़रूरत है। पर ये सारा करने के लिए आपको 2 ही चीज़ें चाहिए। यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ, आपको कोई बड़े फार्मर ग्रुप का पार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्मार्टफोन तो है ही मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में, और स्मार्टफोन का जो अभी प्राइस है दैट इज़ गोइंग डाउन एंड उसका एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया है। तो आई थिंक इंडिया में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, टेक्नोलॉजी यूजेस, जितना यूसेज होता है, रील्स कितने बनाते हैं, रील्स बनाना इज़ 10 गुना मोर डिफिकल्ट, उसका एडिटिंग करना, ये करना, लेकिन कितने अच्छे अच्छे रील्स आते हैं हमारे रूरल विलेजेस से, सच ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव रील्स आते हैं। उसका 1% ऑफ ये लगेगा टू, ये हमने जितना भी डिस्कस किया, ओनली 1% ऑफ एफर्ट और इंटेलिजेंस लगेगा टू सॉल्व, टू यूज एआई और ब्लॉकचेन। आई थिंक मैं जो क्यूरियस हूँ आपसे समझने का एक और जो टॉपिक है अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के दिग्गज लोग इस पॉडकास्ट पे आए हैं, एंड सब लोग का यही कहना है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा घपला है हमारे देश में। और आज वो ब्रांड भी चला रहे हैं, किस चीज़ से चला रहे हैं, वो अपने ब्रांड के नाम से चला रहे हैं, मतलब ओनर के नाम से, क्योंकि सर्टिफिकेट तो कोई भी कर सकता है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मानो मैं कंपनी चला रहा हूँ या मेरे पास 20 ऑर्गेनिक किसान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे एक गाइडेंस दीजिए आप एज अ बिगिनर, कैसे मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँ इस किसान को बेहतर भाव देने के लिए, और साथ ही साथ वो कंज्यूमर को अच्छा खाना खिलाने के लिए। 20 चलो या 200 जितने भी किसान होने चाहिए, फिर बस एक वो बेसिक है कि फार्म प्रोड्यूसर एक है, 100-200 लोग के या 20 लोग के जो भी हैं, मेरे पास किसान जुड़े हुए हैं। यस, तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ फिर इसके ऊपर, जिसका इंस्पिरेशन इज़ एन आईपीएस ऑफिसर इन महाराष्ट्र, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और अभिलाष गोरे करके है। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, प्लीज। हाँ, तो जिसमें कि ऑर्गेनिक पासपोर्ट, ये संकल्पना जिसमें थ्रू ब्लॉकचेन एंड अ रेगुलर डायरी मेंटेन करने का एक प्रकल्प चल रहा है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक पासपोर्ट मतलब कि अगर मैं फार्मर डायरी मेंटेन करता हूँ
कि दिस इज़ माई डेली डायरी, कि मैंने आज क्या क्या किया, सारी एक्टिविटीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो पुटिंग प्रूफ डालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी इट कुड बी अ फोटो, कभी कभी इट कुड बी इंटीग्रेशन विद लैब रिपोर्ट, कभी कभी इट कुड बी एज सिंपल एज सिंपली क्लेमिंग दैट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज माई प्रूफ्स। ये सारा अगर मैं डायरी में कलेक्ट कर रहा हूँ एंड अगर ये ऑर्गेनिक के नाम से मैच कर रहा है, तो देन सडनली आई व्हाट आई गेट एट द एंड इज लाइक अ पासपोर्ट. व्हाट इज अ पासपोर्ट? इट इज अ लाइसेंस, इट्स अ वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू क्लेम दैट आई एम एक्चुअली एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. सिमिलरली दिस डायरी में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उसको राइट टाइम पे कलेक्ट करते जा रहा हूँ डेली, जो मुझे ऐसे भी अगर करने का फ़ायदा हो ही रहा है, बिकॉज मुझे ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं कि मैंने कब क्या स्प्रे किया था, कब क्या करने की ज़रूरत है. सर, हमारे प्रधानमंत्री ने आप उनसे मिले थे, हाँ. आपने काम किया था काफ़ी अच्छा, बहुत सारे लोग से आप और अचीवमेंट्स भी हैं, बाहर देशों में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ट्रेनिंग्स लिया है. बट अगर किसी ने प्रधानमंत्री से मिला है या प्रधानमंत्री ने उनके काम के देखा है, मतलब कुछ आपने अच्छा किया होगा, प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन कैसा था, क्यों था, उसके बारे में थोड़ा बताइए. अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का कंपटीशन था टेक्सटाइल इनोवेशन चैलेंज, जिसका हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जिसमें कि हमने जो चैलेंज था वो था कि टेक्सटाइल में कॉटन की जो सप्लाई चेन है, मतलब कॉटन फार्मर्स, जिनिंग, स्पिनिंग, निटिंग, डाइंग, फैब्रिक, ये जो पूरी सप्लाई चेन है, इसमें हम मैक्सिमम ट्रेसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला पाए. फॉर एग्जांपल, अगर डाइंग है तो आप डाइंग में क्या नेचुरल डाई यूज़ कर रहे हो जो कि पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है, या फिर आर्टिफिशियल डाई यूज़ कर रहे हो. ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है. या फिर मैंने गलत क्वालिटी का कॉटन इन्फ्यूज़ कर दिया, जैसे कि हमारे पास कस्तूरी कॉटन आता है, अगर मैं बोलूँगा कस्तूरी कॉटन है लेकिन कोई दूसरे कॉटन आ गया, तो ये सारा मुझे ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए सोल्यूशन था, वो हमने डेवलप किया था, उसका फर्स्ट प्राइज़ था. उसके तहत अभी वेरी रिसेंटली 16 फरवरी को भारत मंडपम में जो अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने एक चीज़ और करी. आपने डेफिनेटली शायद सुना रहेगा, महाराष्ट्र में एक चीज़ फेमस है, पैठनी साड़ी, जो एक साड़ी का एक प्रकार होता है. तो कापसे पैठनी साड़ी है, तो हमने वहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस का एक छोटा सा पायलट किया, जिसको भी हमने एडिशनली वहाँ पे फेस किया, मतलब कंपटीशन जीतने के बाद में, बिकॉज हमको पता था कि अभी हमको अपॉर्चुनिटी है पीएम के साथ भी, तो हमने काफ़ी ये किया. और तो आप सोचिए कि साड़ी के अंदर हमने क्यूआर कोड को एम्बेड किया था, तो कारागिरों के साथ, मतलब कारागिर जो हैं, तो उन्होंने पूरा साड़ी का क्यूआर कोड एम्बेड किया. तो मैं साड़ी को ऐसे दिखाऊंगा तो क्यूआर कोड वहाँ से स्कैन हो जाता है. तो प्रधानमंत्री जैसे ही आए तो मैंने उनको एक डेमो दिया कि सर, अभी आप जो देख रहे हो वो दो चीज़ों का एक आप ये अचूक और यूनिक संगम है, हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास जैसा पैठनी साड़ी और एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ब्लॉकचेन, इन दोनों का संगम आपको ये साड़ी में जो क्यूआर कोड है स्कैन करने से दिखेगा. तो साड़ी का क्यूआर कोड मैंने स्कैन करके फिर पूरा समझाया कि आपको ये दिख रहा है कि ये सिल्क का सोर्सिंग कब हुआ, मलाबारी सिल्क इसमें यूज़ होता है, इसमें जो विविध तरीके के आर्टिसंस है वो क्या काम कर रहे हैं. और इनफैक्ट एक स्टेप और आगे गए हम, तो इसमें एक चीज़ और कहते हैं कि ट्रेसेबिलिटी का एक जर्नी है, उसका खुद का एक जर्नी है. ट्रेसेबिलिटी एक पहला स्टेप है, उसके बाद में आता है ट्रांसपेरेंसी, कि मैं सारा ही चीज़ें सबके लिए ओपन कर दूँ. और ट्रांसपेरेंसी का एकदम उसके भी एक आगे स्टेज आ जाता है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन ह्यूमैनिटी, विच इज़ अ स्टोरी. स्टोरी इज द एंटायर जर्नी बिहाइंड इट. मतलब अगर मैं आपको सिर्फ बता दूंगा इसका बैच कोड है, इसका ये आईडी है, ये कारागिर का ये आधार नंबर है, तो दैट्स जस्ट ड्राई इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन. बट अगेन a bit of a human mind works in the level of story. I don't know, मुझे लेखक का नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने कहा था मैन इज अ स्टोरी टेलिंग एनिमल. दैट इज, हम वही तो कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेलिंग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक नरेटिव दे रहे हैं, हम नरेटिव में डाल रहे हैं जिससे कि चीज़ों का एक लिंक बन सके. तो हमने इसका पूरा एक नरेटिव बनाया कि एक सोर्सिंग होती है, फिर इसके पीछे जो आर्टिसंस है, सम ऑफ देम कम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, फिर उनके इंटरव्यू भी आपको ट्रेस में दिखते हैं कि मैं ये काम क्यों करता हूँ, मुझे इससे क्या प्रेरणा मिलती है. तो अगर ये साड़ी, ये सिर्फ साड़ी नहीं है, वो साड़ी बनाने में 3-4 महीने लग जाते हैं. वो 3-4 महीने की जर्नी आपको पता नहीं, आप तो सिर्फ साड़ी का ऐसा करके देखोगे कि ये अच्छी कि नहीं, पर उसके पीछे 3-4 महीने गए हैं, डजन भर लोगों ने काम किया है. ये सारा अगर आपके सामने आ गया, सिमिलरली ऐसे कर ले फार्मर के लिए, अगर आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके पीछे कोई तो बड़ा ब्रांड है और ये बड़ा बिलियनर आदमी पूरा पैसे खा लेगा, वर्सेस ये ब्रांड है जो ये पूरा मुझे बता रहा है कि ये अलग अलग अल्पभूधारक फार्मर्स है जो सब साथ में आए, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली सारा चीज़ें बता रहे हैं,
तो आप दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट लोगे? आप ऑब्वियसली वो लोगे जिससे कि आपका कनेक्शन ज़्यादा है। तो कनेक्शन निर्माण करने के लिए दैट द स्टोरी। एंड इसका एक्सप्लेनेशन देन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू एक्सप्लेन टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एंड उसका थेट प्रक्षेपण भी हुआ था टीवी पे। तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड टू गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इज ऑफ कोर्स। क्या बोले वो आपको? उन्होंने सवाल पूछे हमसे कि सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि वाह वाह ये तो, और आपको वीडियो देखोगे तो यू विल सी दैट ही जस्ट ऐसा ये करते ऐसे हाँ, उसके लिए जस्ट हैव टू विजिट आवर वेबसाइट एंड वो हमने वीडियो डाला है ऊपर। हाँ, मैं डाल दूंगा। कि ही टचेस लाइक दिस एंड ही इज आस्किंग फिर और कहाँ पे काम करते हैं, कौन से प्रदेश में, और कौन से प्रोडक्ट में। खेती के बारे में पूछे? खेती के ऊपर ही अच्छा। कि इन एग्रीकल्चर में इन विच अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये था टेक्सटाइल इज कॉटन, सिल्क, ये वाले फाइबर्स, बट उसके अलावा ऑल्सो देर आर अदर प्रोडक्ट्स। तो मैंने बोला देर आर अदर प्रोडक्ट्स, देन विच रीजन्स? तो मैंने बोला इन मल्टीपल रीजन्स, ऐसे नहीं कि ओनली इन महाराष्ट्र, वी आर वर्किंग आउटसाइड महाराष्ट्र ऑल्सो। सो ये दोनों चीज़ें उन्होंने पूछी एंड देन ही वाज लाइक अच्छे से नोट दिया। अब हमारे प्रधानमंत्री किसानों के बारे में पूछते हैं। यस, वेरी नाइस। मुझे एक चीज़ समझना है कॉटन फार्मिंग के बारे में इन जनरल। सबसे पहले वो एक, बहुत सारे लोग शायद ये भूल जाते हैं कि वो जो कपड़ा पहनते हैं वो आता कहाँ से है। खेत से आता है वो। शायद आपका कुछ अनुभव है, ये प्रोजेक्ट आपने किया है तो एक आइडिया होगा कॉटन फार्मिंग के बारे में। मुझे ये बताइए कि ये जो कॉटन उगाता है किसान, उसकी रियलिटी क्या होती है? एंड दूसरा चीज़ कि ये कॉटन में ऑर्गेनिक का क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आज हम खाना खाते हैं वो तो कहते हैं बॉडी के अंदर जा रहा है, क्या ऑर्गेनिक कॉटन पहनने से उतना मुझे कुछ लाभ मिलता है? नॉट इंडिविजुअली बट पर्यावरण को तो डेफिनेटली, दैट इज द फर्स्ट वन। ओके, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ। कॉटन का थोड़ा सा, देन इंडिया के बाहर भी कॉटन का देयर इज अ स्टोरी एंड इट इज़ अ ग्लोबल स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली कॉटन का स्टोरी ये एक्सप्लॉयटेशन से निगडित है, क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखोगे कि जहाँ पे स्लेवरी की गई ब्लैक लोगों की, उनको जब अफ्रीका से ज़बरदस्ती लाया गया, क्यों लाया गया? तो कॉटन प्लांटेशन में कॉटन पिकिंग के लिए, क्योंकि कॉटन इज़ द मेन वन। यहाँ पे इंडिया में जो ब्रिटिश का राज हुआ, अगेन कॉटन वाज वन ऑफ द मेन, कि उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने दी। मतलब हमसे ही सस्ते में कॉटन लेते थे, वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चर करते थे और हमको ही बेचते थे महंगे में, हमारे कॉटन का फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगेन फॉर मेनी रीजंस इज ऑल्सो नॉट वेल। एंड देन आज का अगर आप कॉटन का देखोगे तो देर इज़ अ ब्रिलियंट कॉटन फार्मर एक्सपर्ट, जिनके हमने साथ काफ़ी क्लोजली काम किया था जब हम सह्याद्री फार्म्स का जो कॉटन 2 प्रोजेक्ट कर रहे थे। उनका नाम है इरफान शेख जी। तो इरफान शेख जी ने ये काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था, जिनको मैंने समझ लिया था, उनके साथ बैठ के महीनों भर सालों भर काम करके ये समझा था कि जो फाइनल कॉटन ये एपीएमसी में नहीं जाता है, मैं इसको बेचता हूँ जिनिंग में जाके, देयर इज़ नो एपीएमसी मेजॉरिटी के लिए। तो मैं जिनिंग में जाके जब बेचता हूँ तो जो रेट्स मिलते हैं मुझे, तो कॉटन उगाते वक्त जो मैं एक्सपेंसेस करता हूँ छोटे मोटे, प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक चीज़ देख लीजिए। इरफान शेख जी ने ये आइडेंटिफाई किया था और हमको मुझे समझाया था कि कॉटन ग्रोइंग में जो अलग अलग स्टेप आते हैं, खर्चा आता है, वो मैं करता रहता हूँ। और जब मैं अचानक से मुझे वन टाइम पैसा मिलता है, मुझे लगता है अच्छा, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल गया, पर वो मेरे गणित में बैठता ही नहीं है और मुझे बाद में बहुत लेट पता चलता है कि पैसे गए कहाँ पे। तो ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि मुझे खर्चा कितना लग रहा है और मैं बना कितना रहा हूँ, और मुझे फाइनल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो तो है कि पूरा एडिडास पूमा ले रहा है ना। ना वैसे नाम नहीं लेने मुझे बड़े-बड़े, लेकिन बड़े-बड़े रिटेलर ही तो आपका ये पूरा मार्जिन उनके पास ही तो जा रहा है। ये सारा जो मार्जिन बड़े-बड़े रिटेलर जो लेते हैं उसमें से कौन सा है, उनको तो खुद ही नहीं पता है कि फार्मर्स कौन है, वो मार्जिन देंगे कहाँ से अगर देना चाहेंगे भी तो। तो जो वैल्यू अनलॉक होता है फाइनल प्रोडक्ट में, वो अनलॉक होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और इसके वजह से वो फार्मर को नॉलेज भी नहीं है कि यार मैंने कोई दूसरा क्रॉप लेना चाहिए। दूसरा क्रॉप करूँगा तो क्या मराठवाड़ा विदर्भ जैसे हमारे रीजन है, क्या उसमें वो उग भी पाएगा उतने अच्छे से? ऐसा नहीं कि मैं मराठवाड़ा में ग्रेप्स शुरू कर दूँ औरंगाबाद में फॉर एग्जाम्पल। तो वो भी लिमिटेशन है नॉलेज का कि यार मैं कितना ये करना चाहिए कि भी नहीं, मुझे क्रॉप बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है अगले कुछ सालों में भारत का, जैसे आज हम एआई देख रहे हैं, ब्लॉकचेन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी साथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये मास लेवल पे अडॉप्शन हो सके। क्योंकि आज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे देश में 5 करोड़ किसान छोटे किसान हैं। हो सकता है ये पॉडकास्ट से वो सीखें कुछ, बट उनको सहायता चाहिए मेरे से, आपसे, गवर्नमेंट से, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके ग्राउंड लेवल पर। अगले 5-10 सालों में आपको क्या लगता है क्या भविष्य है ब्लॉकचेन का, टेक्नोलॉजी का हमारे देश में? आप किस डायरेक्शन में काम करने वाले हैं? हाँ, तो हम इस तरीके हम जिस पे फोकस करेंगे वो ये है कि अभी
वैल्यू अनलॉक कहाँ पे हो रहा है? वैल्यू अनलॉक हो रहा है 2 चीज़ों पे। एक है मेरे क्लेम्स, अलग-अलग तरीके के क्लेम्स होते हैं, मैं ऑर्गेनिक हूँ, मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ। तो जो भी ये क्लेम्स दे रहा है तो उनको सपोर्ट करना विद टेक्नोलॉजी। और दूसरा वैल्यू जहाँ पे अनलॉक होता है वो है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस, क्योंकि जो पहले और अच्छे तरीके से रेगुलेशन और कंप्लायंट करेगा उनको वहाँ पे वैल्यू अनलॉक होगा। बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी देंगे तो आप सोचिए कि ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं इनमें एक ब्रिज बन जाता है। बिकॉज़ कंप्लायंस से होना वैल्यू जो कंप्लायंस से अनलॉक होने वाली वैल्यू पूरी वैल्यू चेन में इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो और लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, यहाँ पे सबको साथ में आना ज़रूरी है। काम होना चाहिए डेफ़िनेटली ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्रॉप इंश्योरेंस में, जहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा सेंसर्स लगेंगे, जहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके के इंश्योरेंस, री-इंश्योरर्स इनको भी साथ में आना ज़रूरी है। इसमें एक्चुरियल साइंसेस यूज़ होता है जो ये कैलकुलेट करता है कि मैंने कितना प्रीमियम लेना चाहिए, कितना रिस्क है। ये सारा इकोसिस्टम और इसको इनेबल करने के लिए सरकार का रोल सबसे अहम है, क्योंकि वो टेबल बनाता है और टेबल पे अलग-अलग चेयर पे टेक्नोलॉजी वाले बैठेंगे, फार्मर वाले बैठेंगे, ये सब बैठेंगे। ऑल ऑफ देम विल सिट टुगेदर। फॉर एग्जांपल एक चीज़ की डेफिनेटली ज़रूरत है, हमारे पास क्रॉप कमोडिटी एसोसिएशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये क्या होता है? तो कमोडिटी एसोसिएशन इज़ अ एसोसिएशन जो बाकी देशों में हर तरफ वो है। अभी यूएस में आप जाओगे तो देयर इज़ अ कैलिफोर्निया ग्रेप्स एसोसिएशन। जो भी उस रीजन के मेजॉरिटी क्रॉप्स है, उसमें क्या होता है कि उस कमोडिटी से निगडित जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, जो वैल्यू चेन अगर हम उसको कह लें, फार्मर, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसर, स्टोरेज, एक्सपोर्टर, ये पूरी सप्लाई चेन का रिप्रेजेंटेशन होता है और सारे लोग मिलके डिस्कस करते हैं। भारत में देयर इज नो, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, देयर इज नो क्रॉप एसोसिएशन। एक है, दैट इज फॉर एग्स। आपको वो एडवर्टीजमेंट याद है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे? तो आप थोड़ा सोचिए कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, वो पूरा एग पोल्ट्री इकोसिस्टम, एग इकोसिस्टम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि द एंटायर इकोसिस्टम गोज अप। सो देयर इज अ सिंपल कोट है इसमें, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। बिल्कुल। हमको अगर उभरना है तो हमको दूसरों को साथ में उभर के ले जाना पड़ेगा, किसी को नीचे गिरा के आगे नहीं Yes. बढ़ोगे। दूसरा एक वापस कोट याद आ रहा है मुझे कि इफ आई want to reach, if I want to go faster, then I must run alone. But if I want to go for a longer and sustainable time, then I need to walk together. I need to run together with everyone. तो ये कमोडिटी एसोसिएशन जो है, इनका फॉर्मेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन टेक अप। फॉर एग्जाम्पल मिथिलेश जो है, मिथिलेश देसाई, द जैक फ्रूट किंग ऑफ इंडिया, he is already putting in so much efforts, meeting people, talking with ministers, officers, that there should be a commodity association of jackfruit itself, which can take up. Similar attempts have been made and are being made in Sahyadri and many others also. So that is one of those things that government can do, जो facilitate करेगा। और ऑफ कोर्स मैंने इंश्योरेंस कहा, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन कहा, जो मैंने एग्जांपल दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जी वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें सरकार एक एंकर का और एक टेबल, राउंड टेबल बनाने का रोल प्ले करेगी, जिसके बिना संभाषण पॉसिबल नहीं होगा। अंडरस्टूड। हाँ। गौरव भाई, बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन हैवी पॉडकास्ट था। आई थिंक नया टॉपिक था, जो लोग ये देख रहे होंगे उनको भी मतलब रहा भाई ये सब क्या है, क्या मुमकिन है? बट मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल मुमकिन है, ऑलरेडी हो रहा है। ब्लॉकचेन जैसे आपने कहा केवल एक शब्द है, बट ग्राउंड लेवल पे जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अल्टीमेट चीज़ ये है कि किसान का भी इनकम और लाइफ बेहतर हो, राइट? थैंक यू आपके टाइम के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी सीखने को मिला। एक अगर आप एक आखिरी मैसेज या कुछ किसानों को देना चाहेंगे, व्हाट वुड दैट बी? एक्चुअली मैसेज अगर मेरी तरफ से ज़्यादा, वर्गीस कुरियन जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, उनका एक लाइन बहुत मुझे पसंद आता है एंड आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। अभी वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट आई रिमेंबर, पैराफ्रेज इट। वेयर कोऑपरेशन फेल्स, देयर फेल्स द होप फॉर रूरल इंडिया। जिधर आपने कोऑपरेशन एज अ फिलोसफी, कोऑपरेशन अमंग फार्मर, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर, कोऑपरेशन बिटवीन सोसाइटी, आप मैं फार्मर, जिधर भी कोऑपरेशन अगर फेल हो गया तो वहाँ पे रूरल इंडिया का होप फेल हो जाएगा। सो दैट इज द फाइनल। साथ मिलके काम करो। साथ मिलके, यस। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड आगे मिलते रहेंगे। यस, डेफिनेटली। एंड विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।